Yes, so welcome all to CA Intermediate course. And first of all, congratulations for clearing CA Foundation your entrance exams. So first of all, मैं मेरी introduction देती हूँ, फिर हम आपकी introduction लेते हैं 1 to 1, and then we will start with the CA Intermediate course क्या है, then CA Inter Accounts क्या है. Okay, so I am CA Saili Limay. I am founder of this academy, CA Saili Success Mantra Professional Academy. We conduct classes for 11th, 12th also, CA Foundation, Intermediate and CA Final as well. And we conduct test series also for all the levels and for all the subjects, topic wise, portion wise and full syllabus test series, and we provide self study guidance also. So ये सारे जो सर्विसेज है वो क्लास के स्टूडेंट्स को तो मिलते ही है. जो सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाते हैं उनको सिर्फ टेस्ट सीरीज एंड गाइडेंस मिलता है, बट वो सिर्फ 2 मंथ्स पहले मिलता है. ओके, जो सेल्फ स्टडी के जो टेक्निक्स या ट्रिक्स होते हैं वो आपको अभी से ही मिलेंगे, क्योंकि उनको तो बाद में मिलेंगे ना, वो बाद में आ जाएंगे टेस्ट सीरीज लगाने के लिए अगस्त में. तो हम जो टेक्निक्स वहां पे यूज करने वाले एग्जाम में वो हम पहले से ही सीखेंगे फ्रॉम दी क्लास. सो क्लास के टोटल 17 ऑल इंडिया रैंकर्स है एट सीए फाइनल लेवल एज वेल एज सीए फाउंडेशन. तो अभी तो आपके टाइम पे रैंक्स नहीं निकालते हैं, बट 2018-19 2 इयर्स ही उन्होंने ऑल इंडिया रैंक्स निकाले थे. सो उसमें 6 ऑल इंडिया रैंकर्स थे फाउंडेशन लेवल पे, एंड बाकी के 11 रैंकर्स सारे सीए फाइनल लेवल के हैं. एंड मोर देन 500 तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन ही गए होंगे अभी तक, क्योंकि हर साल 100 तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते ही है फ्रॉम आवर एकेडमी. So this is all about academy and me. I conduct test series. I provide self study guidance, 1-to-1 guidance, and I take daily follow up also of that study. So वो काम मेरे हाथ में छोड़ दो आप. आपको जो 6 के बाद घर पे जाके क्या करना है, ओके, वो मैं जो बताऊंगी वही करना है आपको. ओके, जो भी होमवर्क वगैरह कैसे रहेगा, वो आपको कैसे सॉल्व करना है, रिविजन कैसे करनी है, तो वो सब मेरा काम रहेगा. मैं आपको गाइड करूंगी, फॉलो आपको करना है. एंड दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू अकाउंट्स. चारों सब्जेक्ट का गाइडेंस मैं डेली आपको देते रहूंगी कि 6 बजे घर जाने के बाद टाइम पास कितना करना है एंड पढ़ाई कितनी करनी है फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ. उसके बाद आई टीच अकाउंटिंग सब्जेक्ट फॉर सीए फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट ग्रुप 1 अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग इन ग्रुप 2. ओके, सो ये मेरी इंट्रोडक्शन हो गई. एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं विद क्लासरूम स्टूडेंट्स. ओके, वो क्लास में आ गए हैं, आप जैसे घर पे नहीं बैठे वो. ओके, 7 को आने वाले हैं वो यहाँ पे, तो उनको जल्दी उठना पड़ेगा, तो पहले हम उनको प्रेफरेंस देते हैं. यस, सोहम, योर नेम, यू आर फ्रॉम विच सिटी? ओके, एंड तुम्हारे वहां पे कॉलेज में ही हुआ था ना सीए फाउंडेशन? ओके, यस यस यस. ओके, सो सोहम एंड सृष्टि 2 स्टूडेंट्स क्लास में है. ऑनलाइन कौन कौन है? यस, गुंजन. गुंजन, यू आर फ्रॉम पुणे ओनली ना? No, ma'am. I'm from Karad. यू आर फ्रॉम कराड़. ओके, यस. एंड कराड़ का कॉलेज? मैम मैंने 11th एंड 12th पुणे में ही किया है, गरवारे कॉलेज से. गरवारे. एंड अभी एफवाई बीकॉम के लिए गरवारे में. गरवारे में हो. यस. पूनम? Yes, ma'am. Yes, Poonam Marne. Poonam, you are from Pune only, correct? Yes, ma'am. And college? Modern College, Shivaji Nagar. Okay, Modern College, Shivaji Nagar. Pranav? मैम पुणे मॉडर्न कॉलेज. हाँ, yes. So 2 Modern College के students है, पूनम and प्रणव. Okay, आणि गुंजन गरवारे कॉलेज. तुम्हारा? वाडियाज. सृष्टी फ्रॉम वाडियाज. आता काय तिकडेच सोलापूरच कंटिन्यू करणार? ओके ओके, फक्त एक्झामला. ओके, यस. सो सभी लोग सीए फाउंडेशन क्लियर करके आ गए हैं. ओके, मैं मार्क्स नहीं पूछ रही हूँ आपको, आप इंडिविजुअली बाद में बताओ मुझे मार्क्स. यस, किसी को सीए फाउंडेशन के मार्क्स बताने हैं तो बता सकते हो. यस, 220, 206. ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 250. 250. वाओ, ग्रेट.
202. 202 प्रणव. पूनम 203. 203. ओके ओके चलो. सो अभी इंटरमीडिएट लेवल. ओके सो सबसे पहले ही एक आप स्क्रीन पे देख ही लो. यस क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? रिजल्ट है. किसका रिजल्ट है ये? नवंबर 20 एग्जाम तो दिख रहा है. किसका रिजल्ट है? क्या टोटल है? सो दिस 701 out of 800. Okay, this is the result of All India Rank 1. Okay, at CA intermediate level, November 20 के एग्जाम में, नवंबर 2020. अकाउंट्स के मार्क्स देखो जरा. सो ये 12th का नहीं चल रहा है. हाँ 12th का पेपर के मार्क्स नहीं है, ये CA इंटरमीडिएट के है. ओके कॉर्पोरेट लॉ थ्योरी सब्जेक्ट फिर भी 79 है. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 93. ओके इंटरमीडिएट लेवल का चल रहा है. मैं फिर से, और ये फोटोशॉप बिल्कुल भी नहीं है. हाँ ये एक्चुअल मार्क्स है. टैक्सेशन 88, एडवांस अकाउंटिंग अगेन 93 मार्क्स, ऑडिट में 84 है. ऑडिट अगेन थ्योरी सब्जेक्ट है. मैं आपको बताती हूँ थ्योरी सब्जेक्ट मतलब प्रैक्टिकल है, वो यूज करते हैं हम प्रैक्टिकली. थ्योरी सब्जेक्ट मतलब उसमें कैलकुलेशंस नहीं होते. बेसिकली आपको केस स्टडीज लिखने, क्वेश्चन आंसर्स, आपका जैसे लॉ था. EISSM भी वैसा ही सब्जेक्ट है, फिर भी उसमें 86 है. एंड FMECO में 88 है या 88 है FMECO. तो उसके सबसे लोएस्ट देखो किसमें है. सबसे लोएस्ट 79. सो जो उसका लोएस्ट है वो हमारा हाईएस्ट. हम सोच भी रहे हैं क्या जो उसका लोएस्ट है वो हम हाईएस्ट के लिए तो सोच रहे हैं क्या? दिमाग में नंबर तो था क्या ये 79 ऐसा रखा था? नंबर नहीं रखा था ना. इसलिए तो डे 1 को मैंने डिसाइड ही किया था कि आपको AR1 के मार्कशीट ही दिखाने हैं मुझे. सो उनका जो लोएस्ट होता है उतना एम भी नहीं रखते हैं बाकी स्टूडेंट्स. CA इंटरमीडिएट के लिए क्या एम जनरली रहता है? पास हुए तो भी बहुत हुआ ना मैम, कितना लोड लेना है, 50 आ गए तो भी बहुत हुआ. ओके ऐसे होता है. करेक्ट. बट ये एटीट्यूड से मत रहो. अगर इन स्टूडेंट्स को मिल सकता है तो हम भी ट्राई करने के लिए क्या प्रॉब्लम है आपको? 80 का ट्राई करने के लिए क्या प्रॉब्लम है? नहीं मिले तो भी 70 मिल गए, नुकसान है क्या? कुछ नहीं. बट आप डॉट 50 के लिए टारगेट करोगे, 50% के लिए, तो प्रॉब्लम आ सकता है. 47 मिल गए, 48 मिल गए. करेक्ट. आपने 10th-12th में कितने स्टूडेंट्स ने 35% का रखा था एम? मैम 35 आ गए, बहुत हुआ. 35 इज फॉर पासिंग ना, बट वो एम नहीं था. क्यों 10th-12th में क्यों नहीं वो एम रखा? तब सब इजी था, या सोसाइटी ने आपको बताया था कि 10th है 90 मिलने ही चाहिए, आसपास के लोग बोलते हैं इसलिए ना. एंड CA में आसपास के लोग क्या बोलते हैं? कितने अटेम्प्ट्स लगे. हाँ कितने अटेम्प्ट्स लगे, पास हुए तो भी बहुत हुआ. करेक्ट. तो हम भी क्या डिसाइड करते हैं कि इसमें पास होना ही बहुत बड़ा है. करेक्ट. सो हमारा एटीट्यूड हो जाता है कि पासिंग का ही एम रखते हैं. ओके अभी आप सोचो CA फाउंडेशन में कितने स्टूडेंट्स ने 80% का एम रखा था? 70%. 70% कितना होता है? 280 होता है टोटल आउट ऑफ 400. एम नहीं रखा था इसलिए ये स्कोर है. करेक्ट. आप 12th देने के बाद इमीडिएटली आपने फाउंडेशन दिया. 12th में तो 70-80 का टारगेट रखा था, लेकिन अचानक 6 मंथ्स में आपने टारगेट चेंज कर दिया ना. 12th में 70-80% एंड फाउंडेशन में 50% का, या उसके रेंज में 55-60. और सेम रेंज आप कंटिन्यू आगे करने वाले हो, ये मुझे पता है, इंटरमीडिएट के लिए भी एंड फाइनल के लिए भी.
सो विच इज रॉन्ग। आपको क्या लगता है अगर इस स्टूडेंट ने, कौन है ये, श्रेया, इस श्रेया ने अगर ये एम रखा होता, आपको लगता है श्रेया ने ये एम रख के एग्जाम लिखी होगी कि पास हुए तो भी बहुत हुआ है, उसको आ गए से 90? तो उसका एम हाई था। आप देखो आपने 10th एंड 12th में इतनी पढ़ाई क्यों की थी? क्योंकि आपका एम ज्यादा था। आपका एम ही 35 रहता तो आप इतनी पढ़ाई नहीं करते। करेक्ट। सो यहाँ पर भी आपको पहले एम आज से ही चेंज करना पड़ेगा। देखो सोसाइटी कुछ भी बोलने दो, आपको कुछ खुद का है या नहीं कि मुझे 70 मिलने के, मैम 70 मिलने के बाद अच्छा लगेगा, 80 मिलने के बाद अच्छा लगेगा। खुद के लिए कुछ तो टारगेट रहेगा ना। करेक्ट। तो वैसे टारगेट्स रखो ना। अगर आप 10th-12th में 70-80% ला सकते हो, मतलब उतनी कैपेसिटी है आप में। कैपेसिटी है तो फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए। जिस स्टूडेंट में कैपेसिटी ही नहीं है, एक मशीन है जिससे 10,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो सकते हैं, उस मशीन से हम 20,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, उसकी कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स की है। करेक्ट। तो वैसे ही हमारी जितनी कैपेसिटी है उसका फुल यूटिलाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। सो मुझे ऐसे रिजल्ट नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 400 में से 200 आ रहे हैं, नहीं चलेगा। अबाउट 300 आप ट्राई करो। एंड अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो अबाउट 600 जाने ही चाहिए। इवन बोथ ग्रुप्स वाले ऑल इंडिया रैंक के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, आराम से हो सकता है। ओके, 8 मंथ्स में अगर अच्छे से किया तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा मैं बताती हूँ। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में वही बताने वाली हूँ कि आपको एग्जैक्टली 8 मंथ्स में करना क्या है। बट पहले आपका एम हाई करो। अगर वो 50% रखा है तो कुछ तो आगे चाहिए उसके, 60-70। ठीक है। यस, और एक देखते हैं। नवंबर 19 की मार्कशीट कितने हैं फर्स्ट स्टूडेंट? अगेन देखो, अकाउंट्स में 91 है, लॉ में 82 है। ओके, कॉस्टिंग में अगेन 94, टैक्सेशन में 94। ओके, एडवांस अकाउंट्स अगेन 89, ऑडिट 79, EISSM 79, FME को 88, टोटल 696। सो पहले के इसका भी 701 था ना आई थिंक टोटल उसकी, इसकी भी 696 है देखो। सो इसका भी अगेन लोएस्ट 79 है, इज लोएस्ट। ओके, सो 70-80 का टारगेट तो रखो मिनिमम। जितना AR1 का लोएस्ट है एटलीस्ट उतना तो टारगेट करेंगे हम। नवंबर 19 हुआ और मई 19 तो सबकी AR1 है। ओके, कौन है वो? अक्षत गोयल, उसकी टोटल ही 735 है। तो वो AR1 का भी AR1 हो गया, मतलब 83 है लेकिन उसका अकाउंट्स में, बट एडवांस अकाउंट्स में उसने कवर कर लिया 97। 3 मार्क्स गए सिर्फ। ओके, 10-12 के मार्क्स नहीं दिखा रही हूँ मैं। कॉस्टिंग में उसको 99 मार्क्स है, लॉ में 84, टैक्स में भी 98 मार्क्स है उसको, 2 मार्क्स गए सिर्फ। 97 इन एडवांस अकाउंट्स, मतलब कॉस्टिंग में 1 ही मार्क गया, टैक्स में 2 ही गए, एडवांस अकाउंट्स में 3 ही मार्क्स गए सिर्फ। FMECO में भी 97 है, 84 इन EISSM, अगेन 93 इन ऑडिट। मतलब थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी अबाउट 90 मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, सो ये हमें भी मिल सकता है अगर हमने इनके जैसा काम किया तो। करेक्ट। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने कभी देखे थे पहले ये मार्कशीट्स? नो मैम। नहीं देखे थे। सो देखो, ये सच में फोटोशॉप नहीं है, एंड सच में ये इंटरमीडिएट की मार्कशीट्स है जो हम 10-12 के मार्कशीट्स में देखते हैं, 99, 98, 97। ये मुझे मार्कशीट्स आपको क्यों दिखाने थे? क्योंकि आपको जो बताया गया है CA कोर्स के बारे में कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इसमें अटेम्प्ट्स लगते ही है, इसमें पास हुआ तो भी बहुत हुआ, तो आपका थिंकिंग वैसे ही चलता है मन में। सो ये लोगों जैसा थिंक करना स्टार्ट करो तो इससे रिजल्ट आएगा।
ये क्या थिंक करते होंगे कि इसमें स्कोर कैसे करना है। आपको 10th-12th में आप ऐसे थिंक करते थे क्या कि मैं पास कैसे हो जाऊंगी 10th-12th में? नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट है ना, मतलब पास तो है, आगे 80-90 कैसे आएंगे उसके ऊपर सोचते थे। तो वैसे ही थिंकिंग इंटरमीडिएट में रखो, पास वो तो हो ही जाएंगे, आगे 70-80-90 कैसे लाना है उसके बारे में सोचना है। ओके, सो इन लोगों जैसा काम करोगे क्या आज से? इन्होंने जो फॉलो क्या किया था फॉलो, वो मैं अभी बताने वाली हूँ कि किससे जिसकी वजह से ये रिजल्ट उनको मिला है। तो इनको बताओ आर्टिकलशिप में क्या हुआ होगा इनका? रेड कारपेट ही मिला होगा ना, बिग फोर ही आ जाओ, आपका इंटरव्यू क्या लेना है, अभी 99 है तो क्या इंटरव्यू लेंगे आपका? फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू लिया होगा इनका, करेक्ट? एंड ये लाइफ टाइम रहेगा ना, उनके रेज्यूमे में ये लाइफ टाइम है अभी। ओके, सो आपका जो सोशल मीडिया है वो लाइफ टाइम नहीं है। सोशल मीडिया कम कर दो, सोशल मीडिया देख के आपके पेरेंट्स को खुशी मिलेगी क्या? बट आपका रैंक आया, आपने ऐसे अच्छे मार्क्स मिले तो पेरेंट्स को खुशी आएगी, करेक्ट? पेरेंट्स को खुद को खुशी मिलेगी, ये परमानेंट है क्योंकि अचीवमेंट्स। रील्स थोड़े कम देखे तो कुछ लाइफ चेंज होने नहीं वाली है, अच्छी हो जाएगी लाइफ, ओके? बट ये रैंक से बहुत लाइफ चेंज होने वाली है। सो खुद जब सोशल मीडिया पे टाइम पास करोगे तो खुद को पूछना हम करेक्ट कर रहे हैं या नहीं। हम सीए इंटरमीडिएट में आए हैं, पेरेंट्स ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है कि ये सीए कर सकता है, तो हम करेक्ट डायरेक्शन में है या नहीं है वो खुद को पूछते रहो। क्योंकि कैसे है, आप इस एज में बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ होते हो एंड पेरेंट्स से ज्यादा फ्रेंड क्या कर रहा है वो देख के आप आपके डिसीजंस ले रहे हो। ओके, सो फ्रेंड गलत जा रहा है तो उसको करेक्ट ट्रैक पे लाना आपका काम है, उसके साथ उस ट्रैक पे जाना काम नहीं है। ओके, सो कोई फ्रेंड गलत जा रहा है तो उसको करेक्ट ट्रैक पे खींचो, आप उसके साथ मत जाओ। ओके, हमें पढ़ाई ही अभी करनी है, फटाफट सीए बनना है तो आगे हम लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो जो अटक गए लोग 27 एज 28 एज हो गया है फिर भी सीए ही चल रहा है उनका, ऐसे है बहुत सारे। जब आएंगे ना टेस्ट सीरीज को मैं आपको दिखाऊंगी, देखो वो जो टेस्ट लिख रहा है वो 26 एज का है, ओके, वो 25 एज का है, चल रहा है उनका। आ जाएंगे फाइनल के पेपर्स टेस्ट सीरीज लिखने के लिए, तब मैं बताऊंगी आपको। सो वैसे करना है क्या हमें? आपका फाउंडेशन फर्स्ट गो में हुआ है सबका, करें? सेकंड, ठीक है, 5 अटेम्प्ट तो नहीं ना लगे, ओके? सो सेकंड अटेम्प्ट लगा है तो तुम्हें गलती पता होगी कि फर्स्ट इसमें क्या गलत किया था, क्या गलत किया था। हाँ हाँ, सो इससे क्या सीखने को मिला? हाँ, एंड रेगुलर अटेंड करना है, फेस टू फेस आए हो, करेक्ट है, एंड रेगुलर। ओके, ऐसे ही हमें सीखना है। हाँ, जो एक दूसरे गलतियां कर रहे हैं क्लास में भी जब टेस्ट होंगे एंड टेस्ट से जो मिस्टेक होंगे स्टूडेंट्स के एंड जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए सब हम डिस्कस करेंगे। सो जो मिस्टेक की है तो सबने करके देखनी चाहिए क्या कि मैं भी करके देखता हूँ कैसे फेल होते हैं, कैसा फील होता है। नहीं, एक स्टूडेंट ने गलती की है तो बाकी स्टूडेंट सीखो ना उससे। ओके, सो सीखना है मिस्टेक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? फेल्यूर सबको आते हैं, जो सक्सेसफुल है सबको उन्होंने फेल्यूर कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही है। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी इंटरमीडिएट में तुम भी आ गए हो, एक बार फाउंडेशन में समझ में आ गया, अभी दिमाग में रखो कि इंटरमीडिएट एंड फाइनल कितने इसमें आपको करना है क्लियर? फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके? आपका 10th-12th की एग्जाम थी या अटेम्प्ट था? एग्जाम थी ना। आपके दिमाग में क्या आपने बचपन से देखा, ये सब जो है ना वो लाइफ में एक ही बार करना होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड एक ही बार करना होता है। ऐसे करते करते आप 10th-12th तक आ गए, तब दिमाग में आपके क्लियर था ना ये लाइफ में एक साल ही करना होता है, फिर से ये होता नहीं है, करेक्ट? बट सीए में आके आपने ये देखा है कि ये सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम भी हो सकता है ये। बट आप ऐसे सोचो ही मत, ये भी एक बार ही करना है। जैसे आपने फर्स्ट टू 12 दिमाग में क्लियर था, कभी भी 1% भी आपके मन में नहीं आया
कि 12th फिर से करना पड़ेगा अगर दिस ईयर में फेल हुए तो। एक 0.01% भी नहीं दिमाग में आया आपके, बट इधर आपके मन में कितनी बार आता है दिन भर में, होंगे या नहीं, होंगे या नहीं, फर्स्ट गो में सीए होंगे या नहीं, ऐसे बहुत बार आता होगा। ओके, तो खुद को ये कंफर्म ही कर दो कि होंगे या नहीं, करना ही है फर्स्ट इसमें। इंटरमीडिएट एक बार, फाइनल एक बार, बस खत्म। एंड वो भी सिर्फ 50% से नहीं, अच्छे मार्क्स से करना है। सो आज से हम क्या बोलेंगे, नवंबर 22 में हमारा सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम है, नॉट अटेम्प्ट। अटेम्प्ट आप वर्ड मन में रखोगे तो दिमाग में चल रहा है आपके कि नवंबर 22 में नहीं हुआ तो मई 23 है। मई 23 है ही नहीं आपको। और मैं आपको अभी बता देती हूँ, असेसमेंट ईयर चेंज होता है। कुछ समझा आपको? नहीं नहीं, टैक्सेशन में इनकम टैक्स अभी आप सीखोगे तो उसमें असेसमेंट ईयर अगर चेंज हो गया, 2 इयर्स होते सर, आपको बताएंगे। प्रीवियस ईयर एक होता है जिस ईयर का आप इनकम कंप्यूट करते हो, एंड असेसमेंट ईयर मतलब जिस ईयर में आप उसके ऊपर का टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स पे करते हो, तो वो हुआ असेसमेंट ईयर। तो हर एक साल का बजट आता है, वो तो पता है आपको। बजट फेब में आता है, तो बजट आने के बाद अमेंडमेंट्स होते हैं। ओके, तो एक भी छोटा अमेंडमेंट हो गया तो क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है पूरा। तो आपने अभी जो आप सीखोगे टैक्सेशन फॉर नवंबर 22, तो सेम आंसर्स मई 23 के नहीं होने वाले हैं। जो भी अभी बजट आया ना लास्ट वीक, तो वो बजट में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो आपको एप्लीकेबल नहीं, वो मई 23 के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो सारे आंसर्स, पूरी पढ़ाई अलग करनी पड़ती है, पूरे नोट्स अलग रेफर करने पड़ते हैं। ओके, सो कुछ स्टूडेंट्स तो फिर अगर पढ़ाई नहीं हुई तो क्या करते हैं, मैम सिर्फ हम टैक्स में एग्जाम्शन के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि फिर से नया ना पढ़ना पड़े। तो वो कौन करता है, जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है चारों सब्जेक्ट की और उनको पता है कि मैं फेल होने वाला हूँ। ओके, बट हमें ऐसे नहीं करना है, हमें चारों सब्जेक्ट ही क्लियर करने हैं। सो मई 23 आपके लिए है ही नहीं, उसके आंसर्स ही अलग है क्योंकि लॉ में भी अमेंडमेंट्स होते हैं। सो नवंबर 22 ही हमारे लिए लास्ट है। ठीक है, अभी आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये ऐसे स्कोर लाने के लिए, वो देखो। ये सो स्ट्रेटेजी टू पास विद गुड मार्क्स, तो इसमें दोनों का रोल रहेगा। कौन दो लोग है वो, एक है आप और एक हूं मैं। ओके, तो फर्स्ट में आपका रोल बताती हूँ एंड देन मेरा रोल क्या रहेगा वो बताती हूँ। तो हम दोनों को पार्टनरशिप में काम करना पड़ेगा। आपको पार्टनरशिप फर्म पता है क्या होता है, अकाउंट्स में सीखा है। तो दोनों पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म के, वो सारे मिलके काम करेंगे तो ही ग्रोथ होगी। तो हमारी भी जो पार्टनरशिप रहेगी, दोनों को काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको क्या काम करना है वो मैं बताती हूँ, मुझे क्या काम करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आपका रोल रहेगा डेली रिवीजन ऑफ कंसेप्ट्स लर्नड इन क्लास। सो 6 बजे के बाद घर जाने के बाद आपको पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम आप फ्रेश हो जाओगे, 1 घंटे के लिए फ्रेश हो गए। उसके बाद रिवीजन करनी पड़ेगी जो क्लास में सिखाया है उसकी। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर टैक्स का आज होमवर्क है तो ही आज टैक्स की पढ़ाई है, और आज टैक्सेशन सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं है तो आज टैक्स नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं। आपको होमवर्क हो ना हो, आपको जितना भी 2 आवर्स 3 आवर्स के लेक्चर में सिखाया जा रहा है वो आपको घर जाके रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 घंटे का क्लास किसका किसका है, कॉस्टिंग, अकाउंट्स एंड लॉ। तो उसके लिए आपको आधे घंटे में रिवीजन हो सकती है, मैक्सिमम 45 मिनट्स लगेंगे। ओके, और मैक्स जाके 1 घंटा लगेगा, 1 आवर। सो ऐसे ये 3 सब्जेक्ट्स मिला के तो 1.5 घंटे में आपका हो जाएगा रिवीजन। एंड उसके लिए टैक्स के लिए और 1 घंटा पकड़ लो। सो 2 to 3 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा आफ्टर क्लासेस। 2 to 3 आवर्स करना ही पड़ेगा। ओके,
सो कैसे एक तो आपको ICAI ने ही टाइम कम रखा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो 8 मंथ्स रखे हैं, आज से काउंट करो, मार्च से काउंट करो अक्टूबर तक कितने होते हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 8 मंथ्स। जो 8 सब्जेक्ट्स देने वाले हैं उनके लिए तो अभी 30 डेज है, एक सब्जेक्ट के लिए 30 दिन, 1 मंथ, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए आपको डे 1 से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपकी एग्जाम लेट हुई एक तो दिसंबर में, उसका रिजल्ट लेट लगा, नहीं तो क्लासेस स्टार्ट होते हैं 1 फेब से, बट जो स्टार्ट हुए 19 फेब, सो ऑलरेडी 18 डेज गए हैं। ओके, सो इसलिए डे 1 से आपको 2 to 3 आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो ये आपका माइंडसेट अभी से ही तैयार करो, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। स्टार्टिंग में हेक्टिक लगता है कि मॉर्निंग 7 to इवनिंग 6 क्लासेस करो, उसके बाद रिविजन्स करो, धीरे धीरे हो जाएगा। वो सबको ही हेक्टिक जाने वाला है, किसी को ऐसे आदत रहेगी क्या? 2 महीने सबने ही टाइम पास किया है। ओके, बट धीरे धीरे ये करना स्टार्ट करो। और अभी आज कुछ है क्या रिवीजन करने के लिए? कुछ नहीं है, करेक्ट। सो संडे, कल तो संडे है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। ओके, बट करना पड़ेगा, हमें रिजल्ट भी चाहिए ना उतना, तो उतना करना ही पड़ेगा। क्लास अटेंड करते वक्त आप क्या करोगे, यही तो क्लास के बाद का हुआ। क्लास अटेंड करते वक्त आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मार्क करते हैं। कुछ टीचर्स आपको बताएंगे ही, मैं बताती हूँ क्लास में ये इम्पोर्टेंट है, ये मार्क करो। कुछ टीचर्स ने नहीं बताया तो भी आपको मार्क करना पड़ेगा। आपको समझेगा ना क्या क्या इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस में जो आपको डिफिकल्ट जा रहे हैं क्वेश्चंस, वो मार्क करो इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो ये आपको क्लास में ही करना पड़ेगा। आपका जो बुक है वो पूरा कोरा नहीं चाहिए, उसके ऊपर हाईलाइटेड कुछ तो मार्किंग चाहिए। ठीक है, ये अगर आपने क्लास में नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या लगता है आपको आगे के जाके क्या प्रॉब्लम होगा? अगर आपने इम्पोर्टेंट कुछ मार्क करके नहीं रखा है तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है आगे जाके? रिवीजन में करेक्ट। सो रिवीजन में जनरली हम क्या करते हैं, कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिवाइज करते हैं? जो हार्ड है वो। बट आपने इम्पोर्टेंट मार्क ही नहीं किया है तो एग्जैक्टली इसमें से कौन से क्वेश्चन करने? क्योंकि देखो हर एक टॉपिक के, मैं अभी बताती हूँ आपको, 25 to 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 25 to 30 क्वेश्चंस ऑफ ईच टॉपिक, ऑफ ईच सब्जेक्ट। सो ये सब आप कैसे फिर से करोगे ना? इसलिए अगर आपने क्लास में ही इम्पोर्टेंट मार्क करके रखा है तो आपका रिवीजन का टाइम सेव होने वाला है। समझ में आ रहा है? आप हम क्या कर रहे हैं इससे? रिवीजन का टाइम हमारा सेव कर रहे हैं। उसके बाद है एडजस्टमेंट नोटबुक। सो एडजस्टमेंट नोटबुक क्या रहेगी मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी आपको जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तब। बट अभी भी एक आइडिया देके रखती हूँ आपको। एक नोटबुक बनानी है जिसमें 4 कॉलम्स करने हैं। फर्स्ट कॉलम में आप क्वेश्चन नंबर लिखोगे, सेकेंड कॉलम में वो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, या जो मैं क्वेश्चन बैंक आपको देने वाली हूँ उसका पेज नंबर लिखोगे। एंड उसके साथ साथ आपके नोटबुक को भी पेज नंबरिंग करना है। सो नोटबुक का पेज नंबर भी लिखना है। इससे क्या होगा, देखो मुझे जाके आज 10 नंबर का क्वेश्चन रिवाइज करना है क्योंकि वो मैंने IMP मार्क किया था, डिफिकल्ट है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन बुक में कौन से पेज पे है एंड मेरे नोटबुक में उसका सॉल्यूशन किधर है, वो पेज नंबर पता होना चाहिए। तो वो मैंने सेकंड कॉलम में अगर लिखा है तो मैं डायरेक्टली नोटबुक के उस पेज पे जाऊंगी ना, 76 पेज पे अगर वो है तो, करेक्ट। लेकिन मैंने पेज नंबर ही नहीं लिखा है नोटबुक का, तो मेरा आधा टाइम उसमें ही जाएगा। ठीक है, और वो ढूंढते ही मेरा सब पेशेंस चला जाएगा स्टडीज का। सो आई थिंक अभी हम पेज नंबरिंग ही कर रहे थे क्या, तो नोटबुक को? हाँ, तो करेक्ट है मुझे, इसलिए मैंने देखा कि बिफोर आई टेलिंग यू आर डूइंग दैट पेज नंबरिंग। ओके सृष्टि, तो हमें पेज नंबरिंग नोटबुक को देने हैं क्योंकि वो नंबर्स हमें लिखने हैं उस एडजस्टमेंट नोटबुक में। तो इससे हमारा अगेन ये हम क्या काम क्यों कर रहे हैं, रिवीजन का टाइम सेव करने के लिए। सो आगे जाके आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट टॉपिक के आपका क्वेश्चन 7, 10, 15 ये 3 मार्क किए हैं क्वेश्चन डिफिकल्ट।
तो 7 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन कौन से पेज पे, 10 नंबर का सॉल्यूशन, 15 का सॉल्यूशन। उसके लिए पहले आपको रेगुलरली क्लास को आना पड़ेगा। अगर किसी दिन एब्सेंट रहोगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं है आपके पास, तो वो सॉल्यूशन फ्रेंड से लेना किसका काम है? आपका काम है, करेक्ट। सो एक दिन एब्सेंट है तो नेक्स्ट डे अपडेटेड हो जाना वो आपका काम है। सो ये आपके रोल समझा रही हूँ मैं क्या क्या है। ओके, सो ये अपडेटेड रहो, नहीं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिस दिन एब्सेंट है ना वो बाद में पूरा क्लास होने के बाद फिर फ्रेंड की नोटबुक लेते हैं, फिर जेरोक्स निकालते हैं। ऐसे मत करो, नेक्स्ट डे अपडेटेड चाहिए आप, बाकी स्टूडेंट्स के साथ आपको आना पड़ेगा। तो ये आपको इंश्योर करना है कि आपकी नोटबुक पूरी रेडी है, सारे सॉल्यूशंस उसमें है। सो ये एडजस्टमेंट नोटबुक आपको कब लगने वाली है? डायरेक्टली जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तब, अभी नहीं लगने वाली। ओके, एंड फॉर्मूला बैंक तो आपको पता होगा, स्पेशली ये कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें लगेगा। अलग से एक फॉर्मूला बैंक होनी चाहिए। सो कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हो, नोटबुक के लास्ट पेजेस पे सारे फॉर्मूलेस लिखोगे, या फर्स्ट पेज पे, कहाँ पे, तो एक एरिया चाहिए, उस एरिया में फॉर्मूला बैंक आपको बनानी है। तो स्टूडेंट्स बताते हैं कि मैम हम चैप्टर वाइज जैसे स्टडी करते हैं ना, तब वो फॉर्मूले होते ही है ना रिवाइज एग्जाम के टाइम, एग्जाम के पहले जाने के पहले वो हाँ, formulas read correct. करने के बाद इजी exam में, होता है। हाँ, तुमने easy ये होता मैथ्स के लिए किया था क्या? हाँ, अलग से सब फॉर्मूले लिखे थे बाजू में, Yes. तो तुम्हें हेल्पफुल हुआ वो? है। हाँ, फॉर्मूला बुक ही बना। हाँ, करेक्ट करेक्ट। सो तुम्हें मतलब सेल्फ एक्सपीरियंस है, तुमने किया था। सो हाँ, नहीं किया था तो देखो यही हमें सीखना है। अभी उसको एटम लगा था, तो अभी हमने सबने सीखा कि एटम नहीं लगने देना है। अभी सृष्टि से हम क्या सीख रहे हैं कि फॉर्मूला बैंक बनानी है, उसकी हेल्प हो रही है। क्योंकि आपने नहीं बनाया तो क्या प्रॉब्लम आएगा, पूरा आपको नोटबुक ना वहां पे फ्लिप करना पड़ेगा कि अभी कौन से पेज पे है, कौन से पेज पे है फॉर्मूला। बट उसकी अलग से ही बुक थी ना, तो वो आधे घंटे में भी सारे फॉर्मूला, उसके आधे घंटे क्या 15-20 मिनट में भी हो सकते हैं। सो एग्जाम सेंटर पे भी उसकी रिवीजन हो पॉसिबल है अगर अलग से फॉर्मूला बैंक है तो अभी इंटरमीडिएट के लिए करोगे क्या? हाँ, सो कॉस्टिंग के लिए मेनली लगेगा इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ओके, सो सृष्टि जो तुमने किया था मैथ्स के लिए फॉर्मूला बैंक, वैसे ही इधर भी करनी है, ठीक है। सो ज्यादा फॉर्मूलेज नहीं है, सो ऐसे अलग नोटबुक नहीं बनाई तो भी उसी कॉस्टिंग की जो तुम्हारी बुक रहेगी उसके एंड में किया तो भी चलने वाला है। बट ये सब करना है आपको। इस स्लाइड का कुछ लिख के लेना है तो लिख के लो, किसी को अगर लेना है तो। क्या क्या बताया मैंने अभी तक? 2 to 3 आवर्स स्टडी करनी पड़ेगी आफ्टर क्लासेस। इंपॉर्टेंट सब मार्क करोगे क्लास में ही। यस, कीवर्ड्स, कंसेप्ट्स, प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एडजस्टमेंट नोटबुक का मैंने बताया, एंड फॉर्मूला बैंक। ओके, नेक्स्ट आपका रोल है, एक स्लाइड में नहीं खत्म होने वाला है, 3 स्लाइड से आपका रोल है, मेरा रोल 1 स्लाइड का है। आगे जाऊं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस, उसके बाद आपको प्रिपेयर करनी है समरी। ओके, सो पूरी समरी आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपके आईसीआई ने आपका काम कर दिया है। तो मैं आपको मंडे को दिखाऊंगी कि समरी नोट्स आईसीआई ने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो उसी समरी का बेस लेके उसमें अगर कुछ नहीं है तो उसमें सिर्फ एड ऑन्स हमें करने हैं। बट हमारे पास समरी होनी चाहिए। से कितने स्टूडेंट्स को लगता है समरी मतलब क्या? वो जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक की पूरी थ्योरी हम पढ़ सकते हैं क्या? फिर से सारी थ्योरी मैम मैं पूरा बुक फिर से करने वाली हूँ रिवीजन में, नहीं, लास्ट डे रिवीजन को तो पॉसिबल ही नहीं है। तो समरी मतलब ऐसे होनी चाहिए कि कितना भी बड़ा टॉपिक है तो 15 to 20 मिनट्स में उसके सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज होने चाहिए। समरी बनाने के अलग अलग टाइप्स बताती हूँ मैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऑडियो करते हैं, ओके, खुद रिकॉर्ड करते हैं मोबाइल में एंड वो ऑडियो सुनते हैं बार बार, तो वो हो गई ऑडियो समरी। कुछ स्टूडेंट्स चार्ट्स बनाते हैं, सो चार्ट का पता होगा आपको, तो वो चार्ट समरी हो गई।
या कुछ स्टूडेंट्स वहां पे ही हाईलाइट करते हैं मेन जो मॉड्यूल है या मेन बुक जो है मेन टेक्स्ट। तो मेन टेक्स्ट तो हम फिर से नहीं पढ़ने वाले, तो मेन टेक्स्ट के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो हाईलाइट करते हैं। ओके, सो इन तीनों में से आप कुछ भी करो या तीनों का कॉम्बिनेशन किया तो भी चलेगा। मतलब मेरे पास चार्ट्स भी है एंड मैंने चार्ट रिकॉर्ड भी किए हैं मोबाइल में। सो मेरे पास ऑडियो समरी भी है एंड चार्ट समरी भी है। ऐसे क्यों करना है, कभी कभी आपको बोर हो रहा है स्टडीज के लिए, बट आपको ये भी हो रहा है कि अरे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट बोर भी हो रहा है। तो ठीक है, तो सो जाके सिर्फ ऑडियो भी आपने सुने तो भी रिवीजन रिकॉलिंग प्रैक्टिस होती रहेगी ना। आपको पता है फाउंडेशन लॉ में आपको कितना रिकॉल करना पड़ा, कितनी रिवीजन करनी पड़ी ना। सो ऐसे यहाँ पर भी लॉ है, टैक्सेशन है, अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, कि जो वही कीवर्ड्स बार बार आपने अगर सुने या पढ़े तो आपको आंसर्स में आ जाएंगे। ओके, सो ऑडियो समरी का भी आप याद रखो। मैंने खुद ऑडियो समरी की थी सीए फाइनल में, तो मुझे वो हेल्प हुआ था। मतलब मेरा ऑडियो समरी का टाइमिंग भी डिसाइडेड रहता था। आफ्टरनून के टी टाइम के वक्त मैं चाय पीते पीते वो ऑडियो सुनती थी, ऑडिट के लिए बनाया था वो मैंने। ओके, सो मेरा मतलब उसका अलग से मुझे टाइम कुछ लगा नहीं रिवीजन करने के लिए। टी ब्रेक में मेरा वो ऑडियो सुन सुन के हो जाता। गाने याद होते हैं ना आपको बार बार सुन के, तो ऐसे ही ये भी याद हो जाएगा। सो समरी आपको प्रिपेयर करनी है। एबीसी एनालिसिस पता है कुछ क्या होता है? हाँ, सांग काय असतं? करे करे वेरी गुड। तो ये हुआ टॉपिक वाइज। एंड वैसे ही टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चंस है जो मैंने बताए थे कि अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन ईच टॉपिक के हैं, तो उसको भी हम क्लासिफाई करने वाले हैं। आइदर वो क्वेश्चन ए होगा या बी होगा या सी होगा। सी मतलब ऐसे कि जो लाइफ में कभी देखने नहीं आपको, मतलब रात को भी उठे आके पूछा तो भी आप उसका आंसर दे सकते हो। जैसे कि फाउंडेशन अकाउंट्स में देखो, आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया था और प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस ऐसा एक क्वेश्चन आया था। तो ट्रायल बैलेंस तो हमने 11th में सीखा था, करेक्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी मैंने आपको दिया कि प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस, तो आप बना सकते हो ना, करेक्ट। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सी मार्क करने हैं। ओके, बी मतलब मीडियम लेवल, मतलब बहुत ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एक दो बार सॉल्विंग प्रैक्टिस से होने वाला है। एंड ए मतलब ये तो करने ही है, मतलब लाइफ टाइम करने हैं। सी मतलब लाइफ टाइम नहीं देखने हैं, एंड ए मतलब लाइफ टाइम देखने हैं, मतलब नवंबर तक देखने ही है उसको, लास्ट डे रिवीजन तक वो बार बार सॉल्व करने हैं। सो ये ए बी एंड सी कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है फॉर क्वेश्चंस ऑल्सो। ओके, टॉपिक्स को तो करेंगे ही बट क्वेश्चंस को भी करेंगे। एंड ये सब मैं सिर्फ अकाउंट्स के लिए बता रही हूँ क्या? हाँ, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, करेक्ट। ओके, सो पहले जो आप मार्किंग करोगे एबीसी का वो पेंसिल से करना है, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको बाद में बहुत प्रैक्टिस होने के बाद जो आपको ए कैटेगरी लग रहा होगा वो बी में आने वाला है एंड बी के सी में जाने वाले हैं। ओके, आप ऐसे बोलोगे मैम मैं इसको ए मार्क कर दूं क्या, ये मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं बोलती हूँ हाँ कर दो। एंड वही स्टूडेंट 3 दिन के बाद बोलता है मैम वो जो ए मार्क किया था वो सी लग रहा है, अभी ये क्वेश्चन देख के तो वो सी लग रहा है। तो आगे आगे क्वेश्चन जैसे जाते हैं वैसे आपको सिंपल पहले सॉल्व किए हुए सिंपल लगने लगते हैं। इसलिए वो आपका वो क्लासिफिकेशन बार बार चेंज होने वाला है। फाइनल क्लासिफिकेशन आपको अक्टूबर में समझेगा कि एग्जैक्टली कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है। तब तक आप पेंसिल से ही वो मार्किंग करो। आईसीआई का कवरेज, सो बीओएस नॉलेज पोर्टल पता है क्या आपको? उसमें क्या क्या होता है? करेक्ट, स्टडी मटेरियल, एमटीपी, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ हाँ आरटीपी ना, रिवीजन टेस्ट पेपर्स एंड रेफरेंस फॉर क्विक रिवीजन, वही समरी नोट्स थे। ओके, चार्ट। तो ये किसने किए थे फाउंडेशन में? क्या क्या किया था? तुमने किया था एमटीपी आरटीपी एंड स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस किया था। तुमने क्या क्या किया था? सब कुछ किया था।
इसलिए तो पास हुए हो. गुंजन, प्रणव, काय केलं होतं? यस मैम, MTP RTP. ओके. एंड पास्ट कितने देखे थे पेपर्स वगैरह? 2018 तक सभी देखे थे? यस मैम. 18 चे 2 मे आणि नोव्हेंबर. ओके. 19, 20 and 21. सब देखे थे. ग्रेट. ओके, ग्रेट. ऑनलाइन भी मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, उन्होंने भी किया था. ग्रेट. सो वही करना है. ये तो आपको समझ में आ गया है क्योंकि रिजल्ट आपके पास है. एंड आपके फ्रेंड्स जो नहीं हुए हैं, आपने उनको पूछा कि आपने ये किया था क्या? आज जाके पूछो. और अगर उन्होंने बोला कि हाँ किया था, थोड़ा बहुत किया था, तो थोड़ा बहुत से रिजल्ट थोड़ा ही आया ना. बहुत रिजल्ट आने के लिए बहुत बार सॉल्विंग करना पड़ेगा. कुछ स्टूडेंट्स ने तो किया ही नहीं होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने किया होगा बट 1-2 बार ही किया होगा. सो 1-2 बार करके होता नहीं है, वो तो आपको समझा होगा. ओके, आप पास हो मतलब मैं गारंटीड बता सकती हूँ कि आपने मोर देन 2 टाइम्स तो रिवीजन की ही है. ओके, सिर्फ 2 टाइम्स रिवाइज करके हुआ है क्या? इधर कोई है माइका? मोर देन 2 टाइम्स तो सबने रिवीजन की है. करेक्ट. तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आपने खुद एक्सपीरियंस किया है. सो 4 to 5 टाइम्स ऑन एन एवरेज सॉल्विंग प्रैक्टिस लगती है. सो जो फाउंडेशन में आपने किया है ना, जिसकी वजह से आज आप इंटर के क्लास में बैठे हो पास होके, तो वो ही कंटिन्यू करना है. फाइनल के लिए भी ये याद रखो, आपने 4 to 5 टाइम सॉल्विंग प्रैक्टिस किया होगा, ये सब कवरेज किया, पास्ट आरटीपी एमटीपी देखा, मॉड्यूल देखा, पास्ट पेपर्स देखे. ओके, तो इसलिए आप इंटर के क्लास में हो. इंटर में भी यही किया तो आप फाइनल के क्लास में जाओगे. ओके. सो ये मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सेल्फ एक्सपीरियंस है आपको इसका. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 अकाउंटिंग. सो अभी मैं सिर्फ अकाउंटिंग के बारे में बोल रही हूँ, अभी तक सभी 8 सब्जेक्ट्स के बारे में बता रही थी. सो ग्रुप 1 अकाउंटिंग में आपको 4 नोटबुक्स बनाने हैं. ओके, उसमें से फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, दैट इज क्लास में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड होमवर्क के क्वेश्चंस के लिए आपको 200 पेजेस की नोटबुक लगेगी. और मैक्सिमम 3 ऐसे नोटबुक्स हो सकते हैं. टोटल 14 टॉपिक्स है क्योंकि हमारे. ओके, तो मैक्सिमम मैंने आपको आज शॉपिंग के लिए जाना है, कल संडे है, तो क्या क्या शॉपिंग करनी है वो लिस्ट है उसकी. तो मैक्सिमम 200 पेजेस के मैक्सिमम 3 लगेंगे ऐसे मुझे लग रहा है. उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कुछ आइडिया? क्या? हाँ. ओके, सो वो रूल्स होते हैं. ओके, जैसे हम गाड़ी चलाते वक्त आपको ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करना एक्सपेक्टेड है, हेलमेट पहनना, ग्रीन सिग्नल है तो आगे जाओ, रेड है तो रुको, ये रूल्स फॉलो करना एक्सपेक्टेड है. वैसे ही अकाउंटिंग करते वक्त अकाउंटिंग के रूल्स फॉलो करना है. तो वो कौन करेगा? अकाउंटेंट करेगा. और फिर हमारा काम क्या है उसमें, सीए का? उसने करेक्ट अकाउंटिंग किया है या नहीं. ऑडिटर है ना, क्योंकि हम जाके चेक करेंगे अकाउंट. तो हमें चेक करने के लिए पहले हमें आना चाहिए ना, तो ही हम दूसरे का चेक कर पाएंगे. ऑडिटर को भी नहीं आ रहा है तो वो कैसे चेक करेगा? करेक्ट. इसलिए अकाउंट्स में तो अबाउ 80-90 स्कोर होना ही चाहिए. मुझे ही 50 मार्क का अकाउंट्स आ रहा है तो मैं दूसरे का अकाउंट्स कैसे चेक करूंगी? करेक्ट. सो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अकाउंटिंग रूल्स है. तो इसमें सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं एंड कुछ केस स्टडीज भी आते हैं कि सिनारियो आपको दिया जाएगा एंड इस केस में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप क्या एडवाइस दोगे. सो उस अकाउंटेंट ने करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की है या नहीं की है. तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या रूल्स लिखे हैं वो पढ़ने हैं, इंटरप्रेट करने हैं एंड आपके क्लाइंट को बताना है. मतलब उस क्वेश्चन का आंसर देना है कि करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है या नहीं. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको क्या मिलने वाला है, दोनों टाइप के क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड भी एंड न्यूमेरिकल भी. तो उसके लिए अलग नोटबुक बनाओ. वो 20 मार्क्स के लिए आते हैं और कभी कभी 30 मार्क्स के लिए भी आते हैं. सो वो इम्पोर्टेंट है. एंड सीए फाइनल में वो 100 मार्क्स के लिए आते हैं. पूरा पेपर ही वही है. इंडेस है वहां पे, आपने IFRS इंडेस ऐसे सुना होगा. वर्ड्स भी नहीं सुने हैं.
सृष्टि नाही सुने हैं? ओके, प्रणव, गुंजन, तुम्ही ऐकलंय काही IFRS शब्द, इंडेस शब्द? ओके, उनका नेटवर्क का कुछ इशू लग रहा है, बट IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS. So international financial reporting standards are global standards. ओके गुंजन, IFRS जो है मतलब ग्लोबली, अभी देखो कैसे, अभी हम इंडिया में है, गोल्डन रूल्स आपको पता है नॉर्मल. मैंने अगर आपको पूछा पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या है तो आप बताओगे पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. आप जाके ऑस्ट्रेलिया में ये किसी को पूछोगे तो वो रूल चेंज होगा क्या कि डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर? वो भी वही रूल बताएगा ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. वहां से आप फ्रांस में गए तो फ्रांस के बंदे को पूछा पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ तो वो भी वही बताएगा. करेक्ट? पूरे वर्ल्ड में अकाउंट सेम ही चलता है, तो उसको बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. सो आप कहाँ पर भी जाओ और पर्सनल अकाउंट्स, रियल, नॉमिनल के रूल पूछोगे तो सेम ही रूल लगेगा. नहीं तो क्या प्रॉब्लम आएगा? उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें समझेंगे ही नहीं ना, तो क्या हमें ही तो ये रूल सिखाए हैं. सो इंडिया के रूल्स अलग चल रहे हैं, बाकी कंट्रीज के अलग चल रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगा. एंड अभी तो आपको पता है सारे बिजनेसेस मैक्सिमम ग्लोबल बिजनेस होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं. करेक्ट? सो बिजनेस सिर्फ इंडिया को रेस्ट्रिक्टेड है क्या? आप जाके आगे बिजनेस अगर करोगे, आपकी कंपनी है, इंडियन कंपनी हो गई, वो हेड ऑफिस इंडिया. करेक्ट? आपने बाहर ब्रांचेस निकाले, बाहर के कंट्रीज में, यूके में एक ब्रांच है, यूएस में है, तो वहां का अकाउंटिंग भी सेम ही होना चाहिए ना, तो ही आपको समझेगा. करेक्ट? सो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मतलब क्या? सबने सेम ही अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करने चाहिए. अभी अगर आप ट्रैफिक के रूल्स देखते हो तो वो कंट्री वाइज वेरी होते हैं, ये तो आपको पता है. इंडिया में ट्रैफिक के रूल्स, ओके, वो तो कैसे आपको लगा तो फॉलो करो, नहीं लगा तो नहीं किया तो भी चलता है. करेक्ट? बाकी कंट्रीज में ऐसे होता है क्या? और जितने हमारे इधर रूल्स है उतने ही नहीं, उससे भी एडिशनल रूल्स होते हैं. करेक्ट? तो वेरी होता है वो कंट्री वाइज. सो ऐसे अकाउंट्स का हुआ तो इमेजिन करो क्या हो जाएगा. ओके, इसलिए हाँ, इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्लोबलाइज मतलब सेम लेवल के करने का काम चल रहा है. सो उसको बोलते हैं इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS. ठीक है? सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ क्लास के बाद. IFRS इम्प्लीमेंटेशन के लिए इतने वैकेंसीज है. कल से मुझे 6 वैकेंसीज के मैसेजेस आए हैं. कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है तो बताओ, 6 वैकेंसीज है वो IFRS में काम करने के लिए. तो इस रीजन की वजह से भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट. सो कुछ फर्म्स तो ऐसे है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर सॉफ्टवेयर बनाना है, इतना ही काम है, और उसके लिए उनको CA चाहिए. एक एक स्टैंडर्ड के ऊपर. आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट होती है, वो पता है, AS1, AS2, AS3. हाँ, AS1 is disclosure of accounting policies, AS2 valuation of inventory, AS10 property plant equipment का. तो ऐसे एक एक AS के ऊपर उनको सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करने हैं. उस सॉफ्टवेयर थ्रू डायरेक्टली अकाउंटिंग हो जाएगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वैकेंसी है, देखो. ओके, यहाँ पे तो हम 20 मार्क्स के लिए उसको सीखने वाले. सो इसकी एक नोटबुक बनाओगे आप. उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होने वाले हैं. अगेन दिस इज नॉट फॉर अकाउंटिंग. हाँ, ये मैंने अकाउंटिंग के स्लाइड में लिखा है, बट वो चारों सब्जेक्ट्स के होने वाले हैं. ओके, एंड वो मैनेज मैं करने वाली हूँ. ठीक है? सो आपको सिर्फ मैं आपके फैकल्टीज के साथ कोऑर्डिनेट करूंगी, वो मुझे बताएंगे कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया है क्लास में, एंड उसके बाद आपकी टेस्ट हो जाएगी.
ठीक है, सो ये मैंने ऑप्शन में रखा है क्या, टॉपिक वाइज टेस्ट, सो दिस इज नॉट ऑप्शनल, दिस इज कंपल्सरी। ओके, सो इससे क्या होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट से पढ़ाई होगी। आज मैंने आपको एक पहले टॉपिक की नोट्स दी, उसकी टेस्ट अगर मैंने संडे को ली, कल के नहीं, आगे के 27 के संडे को, तो आप पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करोगे, 2 बार सॉल्व करोगे, करेक्ट, बट टेस्ट नहीं है तो इमेजिन करो। हाँ करेक्ट, तो क्या होता है, सिर्फ क्लासेस हो गए हैं, बट सेल्फ स्टडी क्लासेस के बाद। तो हमें मे एंड तक अगर ग्रुप 1 कंप्लीट करना है, इसका मतलब मे एंड तक ग्रुप 1 के क्लासेस नहीं कंप्लीट करने हैं, वो तो करने ही है, बट उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, सेल्फ स्टडी भी मे एंड तक ही करना है, तब जाके आप ग्रुप 2 के बारे में सोच सकते हो। सिर्फ ग्रुप 1 के क्लासेस करके हो गए तो ग्रुप 2 के बारे में आप नहीं सोच सकते हो, ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको अंदाजा आ रहा है, सिर्फ क्लासेस करके नहीं होने वाला है। सो आपका जो सेल्फ स्टडी है वो क्लास के साथ साथ होने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि टॉपिक वाइज टेस्ट लिखो और उसकी अलग नोटबुक बनाओ, तो ये आपको लास्ट डे को रेफर करने के लिए इजी होगा ना। लास्ट डे नवंबर में जब आप एग्जाम दोगे कि मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट में देखते तो है क्या क्या मिस्टेक्स किए थे, तो वो मेन एग्जाम में नहीं होंगे। ओके, एंड एक एडजस्टमेंट नोटबुक क्या है मैंने बताया था, वो 50 पेजेस का किया तो भी चलेगा। सो वो ये आपको याद रहने वाला है क्या। ओके, सो आज आप शॉपिंग को जाओगे और ये इतने नोटबुक्स खरीद के लाओ, ठीक है, एंड एक हाइलाइटर लगेगा फ्लोरोसेंट ऑरेंज, और जितना डेंजर कलर होगा उतना अच्छा हाईलाइट होगा। ओके, सो हाइलाइटर एंड बाकी स्टेशनरी तो पता है, कैलकुलेटर अलाउड होता है वो पता है आपको, क्योंकि आप फाउंडेशन क्लियर करके आओ। फाउंडेशन के लिस्ट में मुझे कैलकुलेटर भी लिखना पड़ता है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता ना कि कैलकुलेटर कंपलसरी होता है एंड अलाउड है, रादर कंपलसरी से अलाउड रहता है एग्जाम में। ठीक है, आपका रोल 3 स्लाइड्स का था, आपको क्लियर है, आपके रोल में कुछ डाउट्स है तो पूछो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट है तो पूछते रहना। क्लियर है क्या क्या करना है आपको। यस, नाउ माय रोल। यस, सो कवरेज ऑफ ऑल कंसेप्ट्स फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल, ये मेरा रोल रहेगा। आपको समरी नोट्स देना मेरा रोल रहेगा। मॉड्यूल से हम सीखने वाले हैं। ओके, मेन टेक्स्ट जो है वो मॉड्यूल का ही होगा। सो मेन टेक्स्ट का मैं नोट्स आपको नहीं देने वाली हूँ, मतलब वही कंसेप्ट्स उठा के उसमें कलरफुल करके नोट्स देने में मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो मेन टेक्स्ट के लिए बुक की जरूरत नहीं है। सो मेन टेक्स्ट हम मॉड्यूल से ही सीखेंगे डायरेक्टली। आपके मॉड्यूल आने वाले हैं ना, जब तक मॉड्यूल नहीं आते तब तक मैं आपको प्रिंट्स दे रही हूँ टॉपिक वाइज। सो आप जब मॉड्यूल आ जाएगा डायरेक्टली मॉड्यूल लेके आ जाओगे क्लास में। समरी नोट्स हम करेंगे, क्वेश्चन बैंक में देने वाली हूँ, टॉपिक वाइज टेस्ट में देने वाली हूँ, लेकिन चेकिंग भी मैं करके देने वाली हूँ, लिखना आपको पड़ेगा। ओके, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, उसके बाद क्लास होने के बाद मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपके पोर्शन वाइज एंड फुल सिलेबस के टेस्ट होने वाले हैं, और वो भी चेक करके मिलेंगे। प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में होने वाले हैं वो, इधर ही 2 to 5 आके बैठना है। आई थिंक गुंजन, प्रणव आपने टेस्ट लिखे, प्रणव ने तो लिखे हैं, गुंजन तुमने भी लिखे हैं ना टेस्ट फाउंडेशन में। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट होता है। 2 to 5 आपको 145 को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 2 to 5 आपको पेपर लिखना है, सुपरवाइजर रहेगा, हर 1 घंटे के बाद बेल बजेगी यहाँ पे। ओके, सब आंसर शीट, सप्लीमेंट्स, ओएमआर शीट सब हम प्रोवाइड करेंगे। तो वैसे 3 टेस्ट आपको एंड में लिखने हैं, एंड उसके ऊपर 1 to 1 गाइडेंस भी रहता है। सिर्फ आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, 10 में से 8 मिल गए, 10 में से 9 मिल गए, तो वो मार्क्स क्यों डिडक्ट की है उसका क्वेश्चन वाइज रीजन भी लिखा रहेगा। ओके, सो वो पूरी सीए की टीम है मेरे पास जो चेक करने वाली है, एंड उनका 1 to 1 गाइडेंस भी मिलता है। ओके, मेरा भी 1 to 1 गाइडेंस रहेगा। तो चेकर्स के जो कमेंट्स रहेंगे उससे आपको एग्जैक्टली कहाँ पे इम्प्रूव करना है वो समझ में आएगा। एंड लास्ट इज रिविजन लेक्चर। सो मई में जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा
उसके बाद रिवीजन लेक्चर्स भी हम लेने वाले हैं। जैसे कि अभी जो मई 22 के एग्जाम है तो उनके क्लास अभी खत्म हो रहा है और उसके बाद हम फिर से सॉल्विंग प्रैक्टिस करते हैं सारे क्वेश्चंस की। सो मई के बाद आप नहीं छूटने वाले हो, मई के बाद आपको फिर से रिवीजन लेक्चर्स भी करने हैं। अगर आप ग्रुप 2 के क्लासेस करने वाले हो तो ग्रुप 2 के क्लासेस के बाद अगस्त से आप बैठ सकते हो रिवीजन लेक्चर्स के लिए। एक इमीडिएटली भी हो गए रिवीजन लेक्चर जो सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं, और जो दोनों देने वाले हैं आप अगस्त से ज्वाइन हो जाओ उस रिवीजन लेक्चर पे, बट वो अटेंड करना कंपलसरी है। ओके, सो दिस इज माय रोल। एंड आपने कुछ ग्रुप के बारे में डिसाइड किया है, बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप? यस, बोथ ग्रुप्स। ओके, क्लासरूम वाले बोथ ग्रुप से, अंजलि, गुंजन, Yes, प्रणव? ma'am, both. गुंजन बोथ, प्रणव? अंजलि, आवाज क्लियर है मेरी? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. प्रणव काय येस म्हणतोय? अंजलि बोथ ग्रुप्स, प्रणव काय येस, सिंगल का बोथ विचारते मी? येस म्हणजे बोथ ग्रुप्स, जैसे अज्यूम करूं मैं? यस, ओके। चलो, तो सारे बोथ ग्रुप्स वाले ग्रेट। तो आपको 14 आवर्स स्टडी करनी है पर डे। ओके, उसमें से आपका 7 to 6 क्या है, क्लासेस है, उसमें कितने आवर्स हो रहे हैं? 11। और आगे 3 घंटे तो हमने अभी डिसाइड किया ही है। ओके, सो ये डेली रूटीन आपका रहेगा। सो अभी आप 5 मिनट ब्रेक लो एंड देन वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक डायरेक्टली। ओके, यस, 5 मिनट ब्रेक लो। 3:04 हुए हैं। ओके, 3:10 तक आ जाओ, 6 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ। गए क्या ब्रेक लेके? यस, गुंजन आली, अंजलि, प्रणव? सो कॅन वी स्टार्ट? येस, अंजलि आणि प्रणव आलायत का तुम्ही? अंजलि आ गई क्या? वो हिंदी है ना, मुझे अभी याद आया। यस, अंजलि, मराठी समझता है तुम्हें? नो, ओके, यस, आई विल टॉक आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, नो प्रॉब्लम विथ मी। यस, सो डायरेक्टली मैंने 5th टॉपिक ओपन किया है। आपको जरा इंडेक्स वगैरह देखना है क्या, क्या कितने टॉपिक्स है? या सोम नहीं बोल रहा है मुझे, नहीं मैम देखना है। यस, फिर भी एक बार देख ही लो, आपको पता होना चाहिए ना। डे 1 हुआ, घर जाके किसी ने पूछा कितने टॉपिक्स है अकाउंट्स में, तो पता नहीं। ओके, आपको ये साइट पता है, स्टूडेंट्स बीओएस नॉलेज पोर्टल पता है, इसमें आप अभी कहाँ पे जाओगे?
यस, सो यहाँ पे जाने के बाद अभी कौन से लेवल पे एंटर करना है? इंटरमीडिएट। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा ना? यस, सो अभी आप एंटर करोगे इन इंटरमीडिएट। ओके, सो फर्स्ट पेपर अकाउंटिंग 8 सब्जेक्ट्स के नाम पता है ना? थोड़े शॉर्ट फॉर्म, पूरे नाम तो नहीं, थोड़ा आधा अधूरा तो बता पाओगे ना? 8 सब्जेक्ट कौन से? ठीक है। ग्रुप 1 फर्स्ट पेपर अकाउंटिंग में स्टडी मटेरियल में देखो, May 22 ऑनवर्ड्स वाला, इसकी आपको हार्ड कॉपी आ जाएगी। मॉड्यूल 1 आएगा, एक मॉड्यूल 2 आएगा एंड एक मॉड्यूल 3 आएगा। बस 3 मॉड्यूल्स आ जाएंगे। अभी 2 थे ना फाउंडेशन में, अभी 3 है। ओके, सो टोटल 14 टॉपिक्स है, जिसमें से फर्स्ट मॉड्यूल है विच इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली। ठीक है। एक फ्रेमवर्क करके एक टॉपिक था जो ऑप्शन को था, फाउंडेशन अकाउंट्स में थेरोटिकल फ्रेमवर्क करके पहला टॉपिक था। हाँ, तो उसका ही थोड़ा और पार्ट बचा है जो इधर है। ओके, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह। सो मॉड्यूल 1 टोटली रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो आपने जो लिस्ट देखी थी वो ये थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो इतने ही है उसमें से ग्रुप 1 में। तो बाकी के किधर गए? तो वो गए एडवांस अकाउंट्स में। 29 तक है टोटल, उसमें से कुछ इधर है और बाकी के एडवांस अकाउंट्स में। ठीक है। सो ये ऐसे आपने सुना होगा ना थोड़ा बहुत कुछ, तो AS1 ये होता है, AS2, AS3। ठीक है, AS10 सुना था, करेक्ट, डिप्रिसिएशन टॉपिक में। यस, सो ये मॉड्यूल 1 सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड है। मॉड्यूल 2 में जो टॉपिक्स है दैट इज रिलेटेड टू कंपनी। सो सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप बहुत कर लिया ना अभी फाउंडेशन में। नाउ फ्रॉम इंटरमीडिएट यू हैव कंपनी रिलेटेड अकाउंट्स। आपके लॉ में भी देखो, आप फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और क्या था, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, करेक्ट। सो बिजनेस लॉज थे वो। ओके, बिजनेस चलाने के लिए जो लॉ थे। इंटरमीडिएट में कौन सा लॉ है? हाँ, कॉर्पोरेट लॉ है। ओके, सो कंपनी रिलेटेड, करेक्ट, कंपनी लॉ ही मतलब। सो कंपनी रिलेटेड लॉ देखोगे तो वैसे ही अकाउंट्स में भी ये कंपनी रिलेटेड अकाउंट्स है सब कुछ। तो उसमें से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं। सो अभी तक हमने फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर देखा था, कि जिसमें वो ट्रायल बैलेंस देंगे, एडजस्टमेंट्स देंगे एंड उससे आप क्या बनाओगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एंड अगर मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी लगता है, करेक्ट। सो वैसे ही पार्टनरशिप का भी आपने देखा था, पार्टनरशिप के केस में भी सेम होता है, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सोल प्रोप्राइटर कैपिटल की जगह पार्टनर्स कैपिटल आ जाते हैं, इतना ही, करेक्ट। अभी हम CA इंटरमीडिएट में कंपनी की बैलेंस शीट एंड P&L कैसे बनती है वो देखने वाले हैं। ठीक है, सो कभी देखी है किसी ने कंपनी की बैलेंस शीट या P&L? नहीं देखी है। सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप की कैसे होती है, इधर लायबिलिटीज एंड इधर एसेट्स, करेक्ट, T फॉर्म वाली बैलेंस शीट जिसको बोलते हैं। सो इंटरमीडिएट अकाउंट्स में जो कंपनी की बैलेंस शीट आप सीखोगे वो वर्टिकल फॉर्मेट में है, मतलब स्टेटमेंट फॉर्मेट। ओके, ऊपर लायबिलिटीज है एंड नीचे एसेट्स है। ओके, आपने जो ट्रेडिंग P&L अकाउंट सीखा है वो कैसे सीखा है, एक्सपेंसेस एंड यहाँ पे इनकम, करेक्ट। एंड फिर इनकम साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट, एक्सपेंसेस साइड ज्यादा है टोटल तो लॉस। तो अगेन वो T फॉर्मेट वाला हुआ। तो यहाँ पे कैसे रहेगा, P&L स्टेटमेंट वर्टिकल है, ऊपर इनकम है एंड नीचे एक्सपेंसेस है। ओके, बैलेंस शीट का मैंने क्या बताया, ऊपर क्या है, वर्टिकल स्टेटमेंट में लायबिलिटीज एंड नीचे एसेट्स है। ओके, तो वो वाली बैलेंस शीट इधर हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक पार्ट है, जैसे फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर में क्या क्या आता है, तो आप उसका आंसर दोगे मैम ट्रेडिंग अकाउंट आता है, P&L आता है, बैलेंस शीट आता है, खत्म। ओके, पार्टनरशिप के केस में मैंने पूछा तो भी आप सेम आंसर दोगे मैम ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट आता है। बट कंपनीज के केस में P&L अकाउंट
सो ट्रेडिंग अलग से नहीं होता है, ट्रेडिंग अकाउंट निकाला उससे ग्रॉस प्रॉफिट आया वो P&L को ट्रांसफर किया, ऐसे नहीं होता है। एक ही होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो उसी स्टेटमेंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट सब उधर से ही, ओके। एंड होता है बैलेंस शीट एंड और एक चीज आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके। सो ये याद रहेगा क्या, कंपनी के इसमें क्या क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट कंपल्सरी टू ऑल कंपनीज। तो कंपनीज के टाइप्स आपको पता होंगे, पब्लिक, प्राइवेट, 1 पर्सन कंपनी वगैरह वगैरह। तो लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड भी पता होगा। तो अभी के लिए एक सिंपल याद रखो कि लिस्टेड कंपनीज के लिए ये कंपलसरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। और भी कंपनीज की लिस्ट है बट हम वो टॉपिक करते वक्त देखेंगे। अभी क्या याद रखोगे, जो कंपनीज लिस्टेड है उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी किसका पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट है, ओके। उसके बाद जो टॉपिक है जिसका मॉड्यूल मैंने आपको दिया है, प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद यही हम डिटेल में सीखने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू, राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो आपने फाउंडेशन में शेयर्स रिलेटेड क्या सीखा था, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स सीखा था। शेयर्स जब पब्लिक को इशू करेंगे तब क्या जर्नल एंट्रीज होते हैं, बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल, फिर अगर किसी ने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो फॉरफिट होते हैं शेयर्स, करेक्ट। एंड वो फॉरफिटेड शेयर्स आप री इशू भी कर सकते हो। तो उसके रिलेटेड सारे जर्नल एंट्रीज आपने देखे थे फाउंडेशन में, वो हुआ इशू ऑफ शेयर्स का। अभी यहाँ पे है रीपेमेंट ऑफ शेयर्स, रीपेमेंट के टाइम क्या एंट्रीज करने हैं, या इशू ऑफ डिबेंचर्स भी था आपको, ओके। सेम शेयर जैसा ही था ना वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सिर्फ शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट था। तो यहाँ पे क्या सीखोगे आप, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, ओके। सो रीपेमेंट को बोलते हैं रिडम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझा होगा जर्नल एंट्रीज है एंड लेजर अकाउंट्स है बट रिलेटेड टू रीपेमेंट है। बोनस इशू, राइट इशू सुना है कुछ, क्या होता है बोनस इशू, इसको दिए जाते हैं इक्विटी शेयर, करेक्ट बोनस शेयर, करेक्ट और राइट इशू, करेक्ट करेक्ट। कहाँ पे कहाँ से ज्ञान मिला ये, हाँ तो आपने सच में मॉड्यूल किया था मतलब, ओके। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स मिलते हैं, करेक्ट करेक्ट। सो इंट्रोडक्शन वाले यूनिट में आपने पढ़ा था ये कंपनी अकाउंट्स में मॉड्यूल में, पण आठवतं की ते इक्विटी शेअर्सला दिले हाँ जातात. करेक्ट आणि जरी आज मी शेअर्स घेतली आणि उद्या बोनस शेअर्स डिक्लेअर झाले तरी मला भेटणार नाही. करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। एंड उससे पैसे लेते हैं क्या कंपनी शेयर होल्डर से, फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, त्याच्यावरचं जे पण प्रॉफिट असेल ते शेअर होल्डर्सला भेटणार. करेक्ट, उसको बोलते हैं डिविडेंड। हा डिव्हिडंड. हाँ करेक्ट, वेरी गुड, ओके। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया आपने इतना पढ़ा है तो उसका अकाउंटिंग मतलब उसके जर्नल एंट्रीज हम देखने वाले, बोनस इशू, राइट इशू के। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोनस इशू, राइट इशू मतलब क्या, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो मिलते हैं, इतना आप याद में रखो। एंड मॉड्यूल 3 में जो है ना वो वाले जो टॉपिक्स है वो कंपनी रिलेटेड नहीं है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, इंश्योरेंस क्लेम। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स मतलब क्या, आपके पास क्लाइंट आया है, उसके पास बहुत पैसे हैं तो उसने अलग अलग इसमें इन्वेस्ट करके रखे, कुछ म्यूचुअल फंड्स में डाले, कुछ शेयर्स में डाले हैं, ओके। वो दोनों अलग होता है, पता है आपको। म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स होते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करना अलग होता है, गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, सिल्वर में इन्वेस्ट किया है, एफडी में इन्वेस्ट किया है, फिक्स प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है, ओके। तो उसके इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करना, तो वो है उस टॉपिक में। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी क्या काम करती है पता है आपको। सो फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन ए है, उसने उसके गोडाउन का इंश्योरेंस निकाला है, उसके गोडाउन में अगर आग लग गई तो गोडाउन में जितना भी स्टॉक था वो जल गया,
तो वो क्या करेगा, इंश्योरेंस क्लेम करेगा। तो वो क्लेम की अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए वो किसके पास जाएगा अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए? हाँ, वो खुद कंपनी है ना। हाँ, अकाउंटेंट या सीए के पास जाएगा, कंसल्टेंट जो रहेगा। ओके, सो आपको आना चाहिए ना। आपके क्लाइंट ने अगर पूछा मेरे गोडाउन में आग लगी है, मैं कितना क्लेम करूं, तो आपको वो इंश्योरेंस की पॉलिसी वगैरह सब पढ़ के समझ में आना चाहिए कि कितना क्लेम का अमाउंट है। अगर उसको खुद को ही आता, वो हमारे पास आता क्या? नहीं, उसको नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसको कैलकुलेट करके देंगे इंश्योरेंस क्लेम। देन उसके बाद हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन। सो इंस्टॉलमेंट में आपने मोबाइल वगैरह खरीदते वक्त ये देखा होगा कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लेते हैं। एक ही मिनट रुको, ऑनलाइन स्टूडेंट 4328। ऐसे आपने पढ़ा है कहाँ पे? ब्रोशर्स पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के शॉप में जब आप जाते हो। ये हाँ, ईएमआई का पढ़ा है कहाँ पे? ऑनलाइन साइट पे भी रहता है, करेक्ट। नो कॉस्ट ईएमआई मतलब क्या होता है? करेक्ट, करेक्ट। सो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो इंस्टॉलमेंट मतलब आपको पता है, एक होता है वन टाइम पेमेंट कि आपने एसी खरीदा और पूरा 50,000 का एसी है तो आप पूरा 50,000 देके आ गए, करेक्ट। एंड दूसरा इंस्टॉलमेंट मतलब थोड़ा बहुत कुछ दिया, 10,000 अभी रख लो और बाकी के हम इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, तो वो हुआ इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन। एंड वैसा ही हायर परचेस होता है, बट उसमें मेन डिफरेंस क्या है सिर्फ अभी बता के रखती हूँ। इंस्टॉलमेंट में कैसे होता है, आपने 10,000 पे किया, एसी लेकर घर आ सकते हो आप, और बाद में इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हो, और उसके ओनर आप बन गए एसी के। हायर परचेस में आप वैसे ओनर नहीं बनते हो। करेक्ट करेक्ट, ओनर बन जाते हैं। सो वहां पर भी इंस्टॉलमेंट में ही पेमेंट करना है, बट आप ओनर बनते हो ऑन लास्ट पेमेंट। तो ये कहाँ से सीखा सृष्टि? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। ओके सॉरी, उसके ऊपर क्लिक हो गया। तो उसका अकाउंटिंग यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। फिर डिपार्टमेंट अकाउंट। सो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक बिजनेस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 4 नए अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सो उसके 4 डिपार्टमेंट्स रहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल हमारा क्लोथिंग का बिजनेस है, तो एक डिपार्टमेंट है जो ड्रेस मटेरियल्स बनाते हैं, मतलब ड्रेस प्रॉपर बनाते हैं, दूसरे जो शर्ट्स बनाते हैं, तीसरा डिपार्टमेंट है वो पैंट्स बना रहे हैं। ओके, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो हर एक डिपार्टमेंट उसका अकाउंटिंग करेगा। सो डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। एंड ब्रांच अकाउंटिंग मतलब क्या, जैसे कि आईसीआई का मेन ऑफिस किधर है? दिल्ली में, और उनके अलग अलग ब्रांचेस है ना। हम कहाँ पे रजिस्टर हुए हैं? पुणे ब्रांच, मुंबई ब्रांच, ओके, सो सोलापुर ब्रांच। ओके, सो हर एक की ब्रांच रहेगी। ओके, अंजलि कौन से ब्रांच के अंडर है? अंजलि एंड गुंजन तुम्हारी कराड़ को ब्रांच है या सांगली? सांगलीला है ना। नो मैम। सो तुम कौन से ब्रांच के अंडर हो? मैम पुणे। पुणे ब्रांच के ही अंडर है। ओके, एंड मध्य प्रदेश में अंजलि सिटी इंदौर ब्रांच। ओके, सो ऐसे अलग अलग ब्रांचेस है। और ब्रांचेस आपने कहाँ पे देखे? मैन मैकडोनल्ड्स के इतने सारे ब्रांचेस है, बैंक के है, केएफसी के है, बैंक के बहुत सारे ब्रांच देखते हो। और कहाँ पे ब्रांच देखते हो? सिलाई के ब्रांचेस है, करेक्ट। सो आपको बेसिकली ब्रांच एंड डिपार्टमेंट में फर्क समझा? ओके, सो डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं एंड ब्रांचेस क्या होते हैं, मतलब वही काम वही बिजनेस करते हैं वो, लेकिन लोकेशन अलग है, करेक्ट। देन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब सिंगल एंट्री, ऐसे कुछ सुना है?
ट्वेल्थ मध्ये होतं सिंगल एंड बघ 12th टॉपिक है इंटरमीडिएट मध्ये 12th का टॉपिक इंटरमीडिएट में डाला है देखो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब सिंगल एंट्री डबल एंट्री तो पता है आपको हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो किसके करते हैं डबल एंट्री उसका मीनिंग क्या है डबल एंट्री मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट्स होंगे दो मिनिमम दो सो दो इफेक्ट्स है तो वो हो गया डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री मतलब एक ही इफेक्ट तो साइंटिफिक मेथड कौन सा लगता है आपको डबल एंट्री ओके सो ये 14 टॉपिक्स है तो आज हम स्टार्ट कौन से टॉपिक से कर रहे हैं 5th टॉपिक प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन तो अभी आपके सामने जो मॉड्यूल है मैंने प्रिंट दी है जो क्लास में स्टूडेंट्स है उनको ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन पे देखोगे मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है ओके सो इनकॉर्पोरेशन ये वर्ड आपने सुना है कहाँ पे कंपनी लॉ सो इनकॉर्पोरेशन किसका होता है कंपनी का करेक्ट तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई कंपनी को रजिस्टर कंपलसरी है या ऑप्शनल है कंपलसरी तो कंपनी का फॉर्मेशन है मतलब तो उसके पहले के प्रॉफिट को क्या बोलेंगे क्या लग रहा है नाम से प्री एंड उसके बाद के पोस्ट सो प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन तो कंपनी फॉर्म होने के पहले प्रॉफिट कैसे आया मैम बाद में ही आएगा ना पहले कंपनी फॉर्म करेंगे बिजनेस स्टार्ट करेंगे फिर कुछ जाके प्रॉफिट लॉस होगा ये तो बोल रहे हैं पहले ही एखादी कंपनी आपण विकत घेतली किंवा केलं त्याच्यात करेक्ट सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर आपने टेक ओवर किया है तो उन्होंने ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट कमाया है जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक कैफे स्टार्ट करना है ओके बट हम क्या करते हैं हम खुद का भी स्टार्ट कर सकते हैं बट हमने क्या किया मैकडोनल्ड्स को खरीद लिया एंड अभी हम वो करने वाले हैं आगे कंटिन्यू तो आज की डेट है 19 ओके तो हमने कंपनी अभी तक फॉर्म नहीं की है सब प्रोसीजर है ना क्योंकि लीगल प्रोसीजर आपने देखी है सो वो कंपनी फॉर्म हो गई 1 अप्रैल को बट आज आपने एग्री किया है मैकडोनल्ड्स रेडी हो गए हमें सेल करने के लिए उनका बिजनेस तो आज एग्री किया है तो आज से हम ओनर है मैकडोनल्ड्स के तो प्रॉफिट जो है वो तो स्टार्ट हो ही गया ना बिफोर फॉर्मेशन सब लीगल फॉर्मेलिटीज करके कंपनी फॉर्म हो रही है 1 अप्रैल को तो वो पहले का प्रॉफिट जो पहले के बिजनेस ने किया हुआ है उसको बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट सो हम ये तुम्हें कहाँ से पता चला कि बीकॉम में है ओके कौन से टॉपिक कौन से लेवल पे SY बीकॉम में है ये सेम टॉपिक है ओके ओके ये सो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कौन से केस में हो सकता है अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस हमने टेक ओवर किया तो कंपनी ने ओके अगर जर फर्म कंपनीमध्ये कन्वर्ट त्याला पण येस करेक्ट कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी यस सो उस केस में भी क्या हो सकता है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट हो सकता है ओके सो प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस फॉर द पीरियड prior to the date the company came into existence is referred as pre-incorporation profit or loss and this chapter deals with the computation of such profit or loss and treatment thereof so आपको मीनिंग समझा फर्स्ट सर्कल प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मेथड्स फॉर कंप्यूटेशन हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस इन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड्स सो डायरेक्टली क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं ये थ्योरी हम मंडे को करेंगे डायरेक्टली एग्जांपल 1 पे आ जाओ सो एग्जाम्पल 1 अभी और एक टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा देखो जो मैं टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स को अगस्त में बताने वाली हूँ वो आपको आज ही समझने वाला है आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए यू नीड टू रीड फ्रॉम द लाइन इन विच देयर इज अ क्वेश्चन ये गुंजन प्रणव उनको पता है क्योंकि वो टेस्ट सीरीज को थे अंजलि ध्यान में रखो इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन कौन से लाइन में है लास्ट लाइन में दिख रहा है ना
सो जिस लाइन में क्वेश्चन है वो लाइन आप पहले पढ़ोगे। आज से चेंज करो। इससे क्या होता है, विदाउट रीडिंग एंटायर डेटा इन द क्वेश्चन आपको समझता है क्या करना है। ठीक है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो ABC आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली वगैरह, एंड लास्ट में दिया है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो आपको एंड में समझता है वो, सो वो पहले ही पढ़ा है तो पहले समझेगा। सो यहाँ पे फर्स्ट कौन सी लाइन पढ़ रहे हो आप, कैलकुलेट द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। Y Limited was incorporated on 1st July 2001 to take over the business of Z Limited from 1st April 2001. So Z Limited से business कब से लिया है, 1st April 2001 से, and वो कब फॉर्म हुई है Y Limited, 1st July 2001. The year ended on 31st March 2002. So हमें प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कैलकुलेट करना है। तो वो जब से टेक ओवर किया हमने, डेट ऑफ टेक ओवर क्या है, 1st April 2001 एंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1st July 2001. सो अप्रैल मई जून, जुलाई काउंट करना है क्या, नहीं, क्योंकि 1st जुलाई है। सो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स क्या हुआ, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इजी था। ओके, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1st जुलाई एंड टेक ओवर कब किया था, 1st अप्रैल को। सो अप्रैल में जून 3 ही मंथ्स है, वो प्री इनकॉर्पोरेशन हुआ। इसमें नहीं पूछा है बट मैं आपको और एडिशनली पूछ रही हूँ, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड बताओ कितना होगा। ईयर एंड क्या है, ईयर एंड मार्च, करेक्ट, 9 मंथ। सो टोटल होने चाहिए ना 12। 1st अप्रैल को हमने टेक ओवर किया, हमारी कंपनी कब फॉर्म हुई, 1st जुलाई। सो 3 मंथ्स प्री, 9 मंथ पोस्ट, करेक्ट। सो एग्जाम्पल 2 आप पूरा सॉल्व करो। एग्जाम्पल 2 में दोनों पूछा है, देखो लास्ट लाइन, which period should be taken as pre incorporation period and post incorporation period. Q Limited was incorporated on 1st August 2001 to take over the business of W Limited from 1st May 2001. So देखो टेक ओवर कब से है, 1st में, एंड कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है, 1st August, and the year ended on 31st March 2002. So pre incorporation period बताओ कहाँ से कैलकुलेट, 3 months from May to अगस्त, मई जून जुलाई, and post August to March. हाँ हाँ। सो कितने मंथ्स हो रहे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 8 मंथ्स हो रहे हैं। ओके, सो 3 मंथ्स प्री इनकॉर्पोरेशन, 8 मंथ्स पोस्ट। सो टोटल क्यों नहीं, टोटल 11 ही क्यों हो रहा है, 12 क्यों नहीं हो रहा है, कारण की यांनी आधीच्या एक्झाम्पल मध्ये 1st एप्रिल पासून हाँ। सांगितलं, 1st मे, पासून करेक्ट। सो टेक ओवर डेट 1st अप्रैल थी ना वहां पे, यहाँ पे 1st मई को टेक ओवर किया, इसलिए 1 मंथ का हमारा नहीं रहेगा प्रॉफिट, उसका रहेगा जो पहले जिसका वो W लिमिटेड का बिजनेस लिया ना, तो 1 मंथ का प्रॉफिट उसका है। हमारा तो कब से है, 1st मई से है। सो हमारा प्रॉफिट हम किस में डिवाइड करेंगे, 3 मंथ्स एंड 8 मंथ। सो हमेशा इससे कंक्लूजन क्या मिला आपको, कि हमेशा 12 मंथ्स नहीं होता है। ओके, इसलिए मैंने पूछा कि क्यों नहीं 12 हो रहा है। यस, सो आपको प्री एंड पोस्ट में कैसे बाइफरकेट करना है अभी समझ में आ गया है। ओके, सो ये जो प्री एंड पोस्ट है देखो, सो यहाँ पर क्या होता है, हमने टेक ओवर किया 1st अप्रैल को फॉर एग्जांपल, पहला वाला एग्जांपल, एंड 1st जुलाई को हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। तो मुझे बताओ अप्रैल मई जून इन 3 महीने में कुछ बिजनेस होगा या बंद रहेगा, चालू, बिजनेस तो चालू ही रहेगा ना, मतलब परचेस होंगे, सेल्स होंगे, एम्प्लॉयज की सैलरी जाएंगी, रेंट, मतलब नॉर्मल बिजनेस में जितने भी आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस इमेजिन होते हैं
वो सारे इनकम एक्सपेंस तो चलते रहेंगे, करेक्ट? तो वो सारे प्री पीरियड के इनकम एक्सपेंसेस है। ओके, तो हमें ईयर एंड को उसको आइदर प्री या पोस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, और वो डिवाइड करने के लिए आपके पास 3 ही ऑप्शंस है। ये देखो, एक है टाइम बेसिस, दूसरा है टर्नओवर बेसिस एंड तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो आपको टाइम बेसिस पे डिवाइड करना है, मतलब क्या? 12 मंथ्स की सैलरी है, तो सैलरी 3 मंथ्स की कहाँ पे जाएगी? प्री पीरियड की सैलरी हो गई, एंड 9 मंथ्स की पोस्ट पीरियड की हो गई। इसलिए आपको वो प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड आपका करेक्ट आना चाहिए। ओके, वो ही रॉन्ग गया तो हमारा स्प्लिट जो हम कर रहे हैं वो भी रॉन्ग जाएगा। सो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने? स्प्लिट अप द प्रॉफिट ऑफ द ईयर। पूरे साल का प्रॉफिट क्या करो? स्प्लिट करो। स्प्लिट अप द प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू द कंपनी बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ओके, जो भी पूरे साल का प्रॉफिट है वो प्री एंड पोस्ट में स्प्लिट करो। ऐसे क्यों करना है वगैरह हम मंडे को देखेंगे। ओके, आज मैं सिंपल सिंपल ले रही हूँ, डे 1 है, सो सिर्फ जिसमें कैलकुलेशन रहेगा वो पार्ट ले रही हूँ। सो हमें डायरेक्टली ऐसे प्रॉफिट से ही डिवाइड कर देना है। ऐसे डायरेक्टली प्रॉफिट डिवाइड करते हैं ना मैम, सिंपल है, क्यों ईच एंड एवरी आइटम का करना है? क्योंकि कैसे है, कुछ आइटम्स को टाइम बेसिस एप्लीकेबल होता है, कुछ आइटम्स को टर्नओवर बेसिस एप्लीकेबल होता है। जैसे आप एजेंट है, आपने एजेंट सेल्स एजेंट रखा है, उसका कमीशन आपने सेल्स बेसिस पे रखा है कि जितने सेल्स होंगे ना उसका 10% तुम्हें कमीशन मिलेगा। तो उसका कमीशन का जो अमाउंट है वो मंथली सैलरी जैसा नहीं है। एम्प्लॉय का कैसे होता है, सेल हो ना हो 10,000 सैलरी मिलती रहेगी, तो वो टाइम बेसिस पे है। 3 मंथ्स का प्री, 9 मंथ्स का पोस्ट। बट ये ऐसे कुछ एक्सपेंसेस है जो डायरेक्टली सेल्स से रिलेटेड है, एडवर्टाइजमेंट के, कमीशन के। तो कमीशन अगर फिक्स कमीशन भी दे सकते कि मंथली तुम्हें 5,000 कमीशन मिलेगा, ऐसे दोगे क्या? तो वो बोलेगा मैं सेल ही नहीं करता हूँ, 5,000 मंथली आ रहा है, कुछ काम नहीं किया तो भी। इसलिए एजेंट का जनरली कमीशन कैसे रखते हैं? आप जितना सेल करोगे उतना कमीशन बढ़ेगा, तो ही वो ज्यादा बिजनेस करेगा ना, उसको अगर ज्यादा कमीशन चाहिए तो कमीशन आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो टाइम बेसिस पे। तो वहां पे आपको कौन सा बेसिस लेना पड़ेगा? टर्नओवर बेसिस, सेल्स बेसिस, एंड कभी कभी कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। ओके, सो टाइम बेसिस देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। टाइम बेसिस मतलब आपको प्री एंड पोस्ट का टाइम निकालना है, 3 मंथ्स 9 मंथ्स। सो टाइम बेसिस आ गया 3:9, मतलब 1:3। सो एग्जाम्पल 3 कहाँ से पढ़ोगे, कौन से लाइन से? हाँ, डिटरमाइन द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पहले पीरियड डिटरमाइन करो एंड देन करस्पॉन्डिंग टाइम रेशो भी निकालो। सो द पार्टनर्स ऑफ ओमेगा लिमिटेड डिसाइडेड टू कन्वर्ट देयर पार्टनरशिप into a private limited company called Omega Private Limited with effect from 1st April 2001। तो उन्होंने कन्वर्ट करने के लिए डिसाइड किया है, जो तुमने एग्जांपल दिया था। इसमें टेक्निकल एरर क्या हुआ है? ओमेगा लिमिटेड ये पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है क्या? नहीं, लिमिटेड। हाँ करेक्ट, तो वो क्या होना चाहिए? द पार्टनर्स ऑफ मेसर्स ओमेगा होना चाहिए। ओके, लेकिन ऐसे गलत प्रिंट हुआ है इंस्टीट्यूट के मॉडल में, ठीक है। मेसर्स ओमेगा कन्वर्ट हो रहे हैं ओमेगा प्राइवेट लिमिटेड में। ऐसे कब डिसाइड किया उन्होंने? 1st April 2001 को। However, due to some procedural difficulties, the company could be incorporated only on 1st July 2001. So date of incorporation 1st July है, हाँ 2001. The accounts of the business continued for the accounting year ended 31st March 2002. So normal है year, April to 31st March. So period decide करो, date of incorporation कब है? जुलाई। टेक ओवर कब किया बिजनेस, मतलब कन्वर्जन कब हुआ? फर्स्ट अप्रैल। सो प्री पीरियड कितना आ रहा है? 3 मंथ्स, करेक्ट। एंड 1st जुलाई से आगे कहाँ तक काउंटिंग? 31st मार्च। सो कितना आ रहा है? 9 मंथ्स। तो यहाँ पे 12 होगा क्या कंप्लीट?
हाँ होगा हाँ। 9+3 हाँ, क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल को टेक ओवर है इसलिए। सो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का पहले आंसर लिखना है आपको, उन्होंने पूछा है। सो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 3 मंथ्स, फिर उन्होंने पूछा है डिटरमाइन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, वो लिखोगे 9 मंथ्स, एंड टाइम रेशो भी पूछा है उसके बाद। तो आप पहले ये दिखाओगे 3:9 एंड देन लिखोगे 1:3 आ गया। डायरेक्टली इस पे जंप मत करो, स्टेप वाइज मार्क्स है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, ये वन ऑफ द स्टेप है। ओके, अभी इलस्ट्रेशन 4 कौन से लाइन से? determine the time हाँ, ऑपरेशन पीरियड। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ टाइम बेसिस निकालना है आपको। क्या निकालना है? डिटरमाइन द टाइम बेसिस ऑन विच द अमाउंट ऑफ सैलरी विल बी स्प्लिट एज प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। सो सैलरी का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, सैलरी किसके बेसिस पे स्प्लिट होती है? टाइम बेसिस पे। एम लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून 2001 टू टेक ओवर, चाहिए ना, टू ओवर द बिजनेस। ओके, took over the business of N, a proprietary concern, from 1st April 2001. The accounts of the business continued for the accounting year ended 31st March 2002. So pre कितना आ रहा है? अप्रैल एंड मई, 2 months, एंड जून से आगे 10 months 10 months पूरा पोस्ट है ना। सो 2:10 मतलब टाइम बेसिस, हाँ 1:5। यस, सो पहले आप 2:10 लिखो एग्जाम में, इन्होंने इधर शॉर्टकट मारा है, आप मत करो ऐसे, एंड देन 1:5 लिखना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन देखो, आईसीआई को उनके जैसा ही लगता है, ये पता है आपको। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड पहले लिखना है आपको, डेट्स डालने हैं, फिर 2 months लिखना है आपको, ये ब्रैकेट में डालना जरूरी है। डायरेक्टली प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 2 months, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 10 months नहीं। 1 अप्रैल टू 1 जून लिखो, एंड देन 1 जून टू 31 मार्च। ओके, आप में पेशेंस है क्या? और 10 मिनट सेल्स बेसिस लेने के लिए। सो हम झोप लागलिए का? तो ले लू आगे का। टाइम बेसिस में कुछ डाउट है? मतलब जो प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हमने निकाला वही टाइम बेसिस आता है ना, सिर्फ उसको रेशो में कन्वर्ट करना था, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट सेल्स बेसिस लू क्या? सो सम एक्सपेंसेस एंड इनकम आर डिवाइडेड बिटवीन प्री एंड पोस्ट पीरियड, पोस्ट पीरियड आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और टर्नओवर। सेल्स मतलब ही टर्नओवर होता है, वो तो पता है ना आपको। हाँ, ओके, सो डायरेक्टली इलस्ट्रेशन एग्जांपल 5 देखो, एग्जांपल थ्रू ही सीखते हैं। सो कैलकुलेट टाइम रेशो एंड सेल्स रेशो फॉर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। टाइम रेशो आप बताओगे, सेल्स रेशो मैं बताऊंगी, ओके। Lion Limited was incorporated on 1st August 2001. Lion Limited was incorporated. आप अंडरलाइन कर सकते हो, हाँ, मेन वर्ड्स को। टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मेसर्स हैप्पी विथ एसेट्स फ्रॉम 1st April 2001. The accounts of the company were closed on 31st March 2002. मुझे लगता है फर्स्ट पैराग्राफ इज सफिशिएंट फॉर यू टू कैलकुलेट टाइम रेशो। यस, इतना ही पैराग्राफ पढ़ के मुझे करेक्ट टाइम रेशो बताओ। यस, 1:2 अप्रैल मई जून जुलाई, 1:1 हाँ करेक्ट। 4 months क्या आ गया? प्री। सो 1st अप्रैल है इसलिए इमीडिएटली आपने 8 months कर दिया ना, करेक्ट। 1st अप्रैल से टेक ओवर है, सो टोटल 12 होनी चाहिए ना, तो प्री 4 है तो पोस्ट 8 रहेगा। सो 4 months is to 8 months मतलब 4 is to 8 मतलब 1 is to 2, ठीक है। अभी सेकेंड पैराग्राफ आपको लगेगा फॉर सेल्स रेशो, अच्छे से 100% 500% कंसंट्रेशन दो। The average monthly sales during the first 4 months of the year 2001-2 was twice
the average monthly sales during each of the remaining 8 months. So जो पहले 4 months है, जो प्री पीरियड में है ना, अप्रैल मई जून जुलाई, उस पहले 4 months का एवरेज मंथली सेल कैसे है? was twice, डबल है. किससे डबल है? was twice the 8 months. हाँ, एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग ईच ऑफ द रिमेनिंग 8 months. सो इस केस में एवरेज मंथली सेल्स को क्या एज्यूम करना है? x. वेरी गुड. सो इसका क्या होगा? प्री पीरियड का 2x होगा क्योंकि वो ट्वाइस है. ओके, सो सेल्स रेशो का कैलकुलेशन देखो. इस केस में हम एवरेज मंथली सेल्स को क्या एज्यूम कर रहे हैं? x. सो पहले 4 months का 2x इंटू 4 months होगा ना, सो 8x आ गया. एंड जो रिमेनिंग 8 months है उसका तो मंथली x रहेगा ना, सो 8 इंटू x, 8x. सो पहले का भी 8x हो रहा है, बाद का भी 8x हो रहा है. 1:1. ओके, सो ये वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट थे, उसका इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट था. एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months was twice than the average monthly sales during the each of remaining 8 months. ठीक है, क्लियर हुआ? सो एवरेज मंथली सेल्स से हमें एवरेज मंथली सेल्स का मीनिंग क्या है? हाँ, बट ऑन एन एवरेज. फॉर एग्जाम्पल, एक साल में हमने 12 लाख का सेल किया, तो इसका मतलब ऐसे है क्या कि हमने मंथली 1-1 लाख ही सेल किया है? ऐसे हो सकता है ना कि दिस मंथ में हमारा 3 लाख हो गया, नेक्स्ट मंथ में 50,000 ही हुआ, फिर से 4 लाख हुआ, तो ऐसे करते करते टोटल 12 लाख हो गया. एग्जैक्ट ऐसे 1 लाख आएगा क्या? मंथली 1 लाख आया, टोटल 12 लाख है मतलब? नो. सो एक्चुअल में मंथ वाइज अलग अलग होगा, बट जब हम एवरेज मंथली सेल बोलते हैं तब 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 किया है, तो एवरेज मंथली सेल 1 लाख आता है. सो एक्चुअल मंथली सेल एंड एवरेज मंथली सेल अलग है. सो इसलिए इनका एवरेज मंथली सेल हमने x पकड़ा. एवरेज मंथली सेल सेम रहेगा ना हर एक मंथ का, बट एक्चुअल मंथली सेल इतना एग्जैक्ट हो सकता है का कि हाँ लास्ट मंथ में भी 1 लाख हुआ था, करंट मंथ में भी 1 लाख हुआ, नेक्स्ट मंथ में भी 1 लाख ही होगा, डॉट. ओके, सो एक्चुअल मंथली सेल एंड एवरेज मंथली सेल का डिफरेंस समझा ना. सो यहाँ पे हम किससे कैलकुलेट कर रहे हैं? एवरेज मंथली सेल से कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, एग्जाम्पल 6 पूरा आप बताओगे मुझे. डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल है फर्स्ट केस में. डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 जुलाई. सॉरी, क्वेश्चन पढ़ो ना पहले. कैलकुलेट द टाइम रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस. एंड डेट ऑफ क्लोजिंग है 31 मार्च. अप्रैल मई जून. पहले का बताओ ना. पहले प्री पीरियड कितना आ रहा है? 3 months ना, अप्रैल मई जून. एंड पोस्ट का पूरा 9 आएगा ना, 1 अप्रैल से लिया है. 3:9 आ रहा है, मतलब 1:3. करेक्ट. सेकेंड का देखो, 1 अक्टूबर से लेके 1 मार्च. सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 5 months हो रहा है प्री एंड पोस्ट. तो 5:1 का और कुछ रिड्यूस नहीं हो सकता. सो 5:1. एंड एग्जाम में प्रॉपर कैलकुलेट करना है. हाँ, फिंगर दिए है ना हमें, फिंगर पे कैलकुलेट करना है तो ही करेक्ट आता है. हाँ, हम ऐसे ओरली करेंगे अक्टूबर टू मार्च ऐसे आता होगा, 4 months 5 months, फिर उसमें कंफ्यूजन होता है. प्रॉपर फिंगर यूज करके ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये गलत गया ना रेशो तो आपको आगे अंदाजा आया होगा. सो अभी देखो टाइम रेशो. अभी अगर 40,000 सैलरी है टोटल साल की, टोटल ईयर की, तो 40,000 को आपको स्प्लिट करना है. 10,000 प्री इनकॉर्पोरेशन की सैलरी हो गई एंड 30,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. सो हमारा 1:3 रेशो ही गलत है, तो आगे पूरा आंसर गलत जाता है. P&L अकाउंट का एंड ट्रेडिंग अकाउंट का ईच एंड एवरी आइटम हमें स्प्लिट करना है. एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, आप जितना भी देखते हो, ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट,
इनकम साइड को सेल्स है, रेंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, ईच एंड एवरी आइटम स्प्लिट करना है। सो रेशो का इम्पोर्टेंस समझा होगा आपको। जिस स्टूडेंट का रेशो ही गलत जाता है ना एग्जाम में, उसको डायरेक्टली 10 में से 0 ही मिलते हैं, क्योंकि रेशो भी गलत था और उसके ऊपर जो उसने स्प्लिट किया था वो भी सब गलत था। फिर मैम मैंने इतना लिखा फिर भी इतने कम कैसे मार्क्स आए, तो मेन बेसिक ही स्टेप गलत थी। ठीक है, तो आज होमवर्क के लिए आप उसकी रिवीजन करके आओगे। ये नोटबुक में आप सॉल्व करोगे। हाँ, हमने सिर्फ ओरली किया है अभी। सो आई थिंक मंडे को मुझे लेना नहीं पड़ेगा। आप खुद से नोटबुक में सॉल्व कर पाएंगे ना, या मैं करूँ मंडे को? ओके, कौन कौन से करोगे? सेल्स रेशो का तो करो ही, एग्जाम्पल 5 जिसमें दोनों कवर होता है। टोटल 6 एग्जाम्पल्स किए ना हमने। सेकेंड एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट था, वो भी सॉल्व करो। सब नहीं करने हैं, फर्स्ट तो टाइम पास था। फर्स्ट को सी मार्क किया तो भी चलेगा। सेकंड करो, क्योंकि सेकंड में टोटल 11 होती है। एग्जाम्पल 2 करो। 3 करो, क्योंकि 3 से आपको समझता है कि कन्वर्जन के केसेस भी आते हैं प्री पोस्ट में। वन 3 and 5, सॉरी 2 3 and 5, 2 3 and 5 चैट बॉक्स में भी लिखती हूँ, वो सॉल्व करोगे प्रॉपर नोटबुक में। कॉपी किया तो भी चलेगा, ऑफिशियली अलाउड कर रही हूँ मैं। उनका आंसर देख के लिखा तो भी चलेगा, या आपको खुद से आंसर आ रहा है तो खुद से लिखो। मैं क्यों कॉपी अलाउड कर रही हूँ, मुझे प्रेजेंटेशन उनके जैसा चाहिए इसलिए। ठीक है, एंड इसके साथ साथ एक टेबल पढ़ के आना है आपको मंडे को, वो बेसिस ऑफ एलोकेशन का। उसके लॉजिक्स आप लगा के आ जाओ। ओके, ये वाला बेसिस ऑफ एलोकेशन, बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट अपॉर्शनमेंट मतलब। सो ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसके लिए सेल्स रेशो से डिवाइड होता है। तो क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे डिपेंडेंट है ना। ठीक है, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, टेलीफोन, टाइम रेशो पे डिवाइड हो रहा है। तो उसके पढ़ के मुझे लॉजिक बताओ, आपको क्या लगता है क्यों यहाँ पे टाइम रेशो है, क्यों यहाँ पे सेल्स रेशो है? क्योंकि हमें लॉजिक क्यों चाहिए, तो हमें लर्न नहीं करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स लिस्ट लर्न करते हैं ऐसे और वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो हम लिस्ट लर्न नहीं करेंगे, हम लॉजिक लगाएंगे कि सैलरी एम्प्लॉय की, रेंट, ऑफिस का रेंट आपको पे करना ही पड़ेगा। सेल, आज मेरा सेल नहीं हुआ है तो मैं रेंट नहीं पे करती हूँ, तो वो क्या बोलेंगे, फिर छोड़ दो आप ऑफिस, मैं दूसरा टेनेंट देखता हूँ, करें। तो वो सेल्स पे डिपेंड नहीं है, इसलिए टाइम रेशो है। जितने मंथ्स आपके पास वो रेंट पे है, आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा। सो ऐसे लॉजिक है, तो वो लॉजिक मुझे आप बताओगे मंडे को, और जहां पर आपको पॉसिबल नहीं होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वाई देयर इज, वाई उन्होंने टाइम रेशो यूज किया, वाई सेल्स रेशो यूज किया है। ठीक है, यस, ओके। अभी डायरेक्टली मंडे को मिल रहे हैं। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कुछ डाउट्स है क्या? होमवर्क समझा? 2 3 5 सॉल्व करना है, वो टेबल बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट का रीड करके लॉजिक लगा के आना है उसका। ओके, हाइलाइटर लेके आ जाओ, मंडे से हाईलाइट करने हैं हमें कीवर्ड सारे है ऑलरेडी। सृष्टि ने चेक किया है ना।